हेलो एवरीवन। तो आपका एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन अब बहुत नज़दीक आ गया है। एपीएस पीओ को भी एक महीना बचा है, ठीक है। तो होपफुली आपकी पढ़ाई की रफ्तार अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आपका एसबीआई पीओ 2026 में जो है या आईपीएस पीओ 2026 में जो है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम का बहुत अच्छा वेटेज रहने वाला है, ठीक है। इसीलिए इसमें एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में 10+ क्वेश्चन अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम से रह सकते हैं और आईपीएस पीओ में भी इतने ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 1/3 क्वेश्चन जो होता है वो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम का होता है, ठीक है। तो आज जो है मैं आपको टॉप 50 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है फॉर द कमिंग एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ और भी बैंकिंग एग्जामिनेशन जैसे आरआरबी पीओ है या बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन होने वाला एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टॉप 50 में जितने भी इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक टॉपिक है जैसे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट स्ट्रीम, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप सिस्टम, ट्रेन, तो मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप मेरा अप्रोच देखो कि अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या होता है रियल एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेते हैं लेकिन भाई प्रीलिम्स में हमको क्या चाहिए भाई, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो मैं स्पीड बताऊंगा कि कैसे आप ला सकते हो मॉडरेट लेवल अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है, और स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन रहे, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे साथ सीखना सही अप्रोच क्या होता है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को एग्जाम हॉल में सही तरीके से अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो गाइज पहला क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। और गाइस देखो, ये आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है प्रीवियस एसएससी सीजीएल बैंक एग्जाम और भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो अच्छे खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है ए पर्सन बाउट 2 बाईसाइकिल, ये है रुपीज है, ठीक है, रुपीज 1600 एंड सोल्ड द फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट एंड सेकेंड एट 20% प्रॉफिट। तो एक आदमी 2 बाईसाइकिल खरीदता है, ठीक है, 2 बाईसाइकिल, और 2 बाईसाइकिल खरीदता है तो उसका दिया हुआ है टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 1600 पड़ता है। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, दोनों का 1600 ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है 1600 ईच है, यहाँ पे कह रहा है 2 बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस 1600 है। मतलब अगर एक का मान लो एक्स रहेगा तो दूसरे का कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, 1600 माइनस एक्स होगा, टोटल 1600 रुपीज है। तो ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस बाईसाइकिल का। अब जो है वो पहले को क्या बोल रहा है, 10% प्रॉफिट पे बेच देता है, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं 10% प्रॉफिट पे बेचता है पहले वाले को, और दूसरे वाले को 20% प्रॉफिट पे ये बेच देता है, ठीक है, ये प्रॉफिट है। कहता है इफ ही सोल्ड द फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड एट 10% प्रॉफिट। तो मतलब अगर जो है प्रॉफिट वो चेंज कर देता, मतलब रिवर्स कर देता, मतलब क्या है, पहला वाले को वो 20% पे बेचता और दूसरे वाले को 10% पे बेचता, तो ही वुड गेट रुपीज 5 मोर। तो ये रुपीज है, एक्स जो दिख रहा है ये रुपीज है, तो रुपीज 5 मोर का ज्यादा प्रॉफिट होता, उसको +5 रुपीज का ज्यादा प्रॉफिट होता। तो कह रहा है डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 बाईसाइकिल क्या होगा। तो मतलब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, फिर कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालना है क्या होगा। तो गाइस देखो, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है ये, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आजकल। डायरेक्ट क्वेश्चन इजी वन लाइनर तो नहीं पूछता है, पीओ का एग्जाम है, थोड़ा लेवल तो अच्छा रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है भाई, पहला का कॉस्ट प्राइस पता है और प्रॉफिट पता है 10% है, और दूसरे का कॉस्ट प्राइस पता है प्रॉफिट पता है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। तो गाइज इसमें देखना, मैं मेरा अप्रोच देखना, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट होता है ना। तो गाइज देखो, इसको बनाने का मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। देखो दूसरे वाले पे प्रॉफिट ज्यादा होता है तो मतलब उसका हम लोग क्या दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो दूसरे केस में देखते हैं, जो मेरा एक्स पे है कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है भाई, 20%, तो एक्स इंटू 20/100 लिख लेते हैं। और दूसरा वाला बाईसाइकिल का प्राइस 1600 माइनस एक्स है, उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% होता है, ठीक है। इसका और जो है डिफरेंस किसका, दूसरा पहला वाला जो है, पहला वाले में जो पहला बाईसाइकिल में एक्स पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे 1600 माइनस एक्स वाले पे कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस हमको दिया गया है ना, ये डिफरेंस हमको कितना दिया गया है भाई, प्रॉफिट का डिफरेंस 5 दिया गया है। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x/5 प्लस 1600 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन फास्ट करना सीखो, ठीक है, और सही से करो, बहुत बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान से करो लेकिन थोड़ा फास्ट भी करो, ठीक है। तो ये हमको कितना दिया गया है भाई, 5 दिया गया है, ठीक है।
तो इसको आप देखो क्या होगा। तो गाइज यहाँ 10 कॉमन हो जाएगा ना, तो 2x हो जाएगा प्लस 1600 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस जो है फिर से 10 आ जाएगा, x प्लस 3200 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इजकल टू 5। अब देखो ये मेरा कितना हो जाएगा, अब 2x x हो गया, x से x कट गया, यानी 2x ऊपर में हो गया, 1600 माइनस 3200 यानी माइनस 1600 हो गया। और ये 10 कॉमन है तो 10 पचे 50 हो गया, यानी मेरा ये 2x कितना हो गया, 1650 हो गया, ठीक है। तो x मेरा कितना आ गया भाई, 825 आ गया। तो x का वैल्यू पता चल गया, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, हमको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा ना। पहला वाला बाईसाइकिल का दाम 825 रुपया है, दूसरे वाले का दाम कितना है, 1600 में से 825 गया तो कितना हो जाएगा, 775 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो अब कह रहा है दोनों कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होगा, हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 825 में से 775 गया तो कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। तो सी हो जाएगा, 50 विल बी द आंसर। तो गाइज इस तरह का थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछता है, घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है पर्सन सोल्ड ए टेबल एट ए गेन ऑफ 15%। एक पर्सन टेबल बेचता है 15% के प्रॉफिट पे, ठीक है। हैड ही बाउट इट फॉर 25% लेस, मतलब अगर वो 25% कम में टेबल खरीदता और उसको सोल्ड करता 60 रुपया कम में, तो ये एक्स मतलब रुपीज है, ठीक है। ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 32%। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल वाज कितना, तो मान लेंगे इस केस में कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100x है, कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो पर्सन इसको कितने पे सेल कर रहा है, 15% प्रॉफिट पे, यानी 115x पे सेल कर रहा है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस जो कह रहा है, कॉस्ट प्राइस कह रहा है अगर 25% कम होता यानी 75x होता, और जो है सेलिंग प्राइस जो है वो 60 रुपया कम होता पहले वाले से 60 रुपया कम होता, तो इस केस में 32% प्रॉफिट होता। इस केस में जो प्रॉफिट है वो 32% होता। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं एक्स का वैल्यू फटाफट। तो क्या होता है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो 25 चौके 100, 25 दिया 75, ये 8 से चला गया, यानी 24x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर से 40x माइनस 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका कितना हो जाएगा, 16x इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो यहाँ से x आ जाएगा आपको 30/8, 15/4 आ गया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था, 100x था ना। तो यही पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या था भाई। तो 100 गुना 15/4 कितना हो जाएगा आपको, ये 25 से चला गया, तो 15 पचे 75, 5 हाथ में 7, 15 दूना 30, 375 रुपया हो गया, ठीक है। तो यही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, यही पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 375 रुपीज आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इस तरह का प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ पैकेट ऑफ कॉफी पाउडर। एक कॉफी पाउडर है, उसका कॉस्ट कितना है भाई, कॉफी पाउडर का कॉस्ट कह रहा है 20 रुपया है, ये एक्स है मतलब रुपीज है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये 20 रुपीज है। एंड लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क का प्राइस कितना है भाई, मिल्क का प्राइस है 30 रुपया है, ठीक है, ये बोल रहा है। आगे क्या कह रहा है, 10 कप्स ऑफ कॉफी इज मेड विथ 1 पैकेट कॉफी पाउडर। अब एक कॉफी पाउडर से जो है, एक कॉफी पाउडर से कितना कप बनता है भाई, 10 कप कॉफी बनता है, ठीक है, 10 कप्स बनता है। एंड फॉर ईच कप, हर कप में 200 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज यूज, और हर कप में जो है 200 मिलीलीटर मिल्क हम लोग डालते हैं, 200 मिलीलीटर है, ध्यान से देखना, ठीक है, इतना मिल्क जो है हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कहता है इफ कॉफी इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, कॉफी को अगर 25% प्रॉफिट पे बेचा जाए, द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कप ऑफ कॉफी इज कितना हो जाएगा भाई। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कप बोल रहा है, ईच कप मतलब क्या हुआ, एक कप का बोल रहा है, तो हम लोग एक कप का निकाल लेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना पड़ता है भाई, एक कप का जो है कॉस्ट प्राइस कितना पड़ता है, ये हम लोग निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो कॉफी पाउडर है और जो मिल्क है उसी का प्राइस होगा ना। तो हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ कॉफी पाउडर यूज्ड इन 1 कप निकाल लेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कॉफी पाउडर यूज्ड इन 1 कप, क्योंकि ईच कप का निकालना है, तो पाउडर यूज्ड इन 1 कप कितना है भाई, यूज्ड इन एक कप में कॉफी पाउडर का कितना है। तो देखो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है कॉफी पाउडर का 20 रुपया है, और एक जो है कप में 10 कप बना रहा है, तो ठीक है, पर कप कितना हो जाएगा, 2 रुपया पड़ेगा ना, कॉस्ट ऑफ कॉफी पाउडर का। और मिल्क का कितना है, कॉस्ट ऑफ मिल्क, दूध का जान तो है, पर कप वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मिल्क यूज्ड इन 1 कप, एक कप में जितना मिल्क यूज किया जाता है यूज्ड इन 1 कप, वो कितना पड़ जाता है भाई। देखो मिल्क का दाम 30 रुपया है, ठीक है, 30 रुपया है। अब कह रहा है ये ध्यान से देखना, 200 मिलीलीटर हम लोग डाल रहे हैं मिल्क एक कप में, तो मतलब टोटल कितना है, 1000 मिलीलीटर है, टोटल यही है ना, उसमें हम लोग 200 मिलीलीटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक एक लीटर 1000 मिलीलीटर
के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस दिया हो गया है, ये देखो, ये जो है 30, ये टोटल 1 लीटर मिल्क का है, इसीलिए हम लोग 1000 से डिवाइड किए, ठीक है। तो 1000 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि एक जो लीटर है उसका दाम 30 रुपया है। तो 200 मिलीलीटर का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 हो गया 6, मतलब कॉस्ट ऑफ मिल्क यूज इन ईच कप कितना है, 6 है। तो मतलब टोटल कॉस्ट कितना है भाई, कॉस्ट ऑफ ईच कप ऑफ कॉफी कितना है, कॉस्ट ऑफ ईच कप ऑफ कॉफी कितना हो जाएगा, ईच कप ऑफ कॉफी, जितना एक कप में आपको मिल्क पाउडर का, कॉफी पाउडर का है, और जितना मिल्क का है, यानी 2 रुपया और 6 रुपया, 8 रुपया, मतलब एक कप कॉफी का कितना पड़ेगा कॉस्ट, 8 रुपया। अब कहता है कि हमको ये जो इस पे कितना बेचना है, 25% प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 8 रुपया कॉस्ट प्राइस, हमको 25% प्रॉफिट पे बेचना है, यानी 125/100 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4, यानी ये हो गया 10, मतलब ईच कप ऑफ कॉफी को 10 रुपया बेचने पे हमको 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 रुपीज डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं अगले प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पे, देखो इसमें कह रहा है पर्सन बाउट 8 क्विंटल ऑफ राइस फॉर सर्टेन रुपीज, ठीक है। तो एक आदमी कितना खरीदता है भाई, 8 क्विंटल राइस खरीदता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है राइस जो 8 क्विंटल का है उसका मान लेते हैं कुछ एक्स है, 8 क्विंटल का जो कॉस्ट प्राइस है उसको एक्स रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरा 1 क्विंटल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल कितना हो जाएगा, एक्स बाई 8 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, एक्स बाई 8 हो गया ना। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, आफ्टर ए वीक, एक हफ्ते के बाद ही सोल्ड 3 क्विंटल ऑफ राइस एट 10% प्रॉफिट, मतलब एक हफ्ते के बाद 3 क्विंटल को वो बेच देता है 10% प्रॉफिट पे। तो मतलब उसको सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, देखो 3 क्विंटल का प्राइस कितना हो जाएगा, 3x/8 हो जाएगा, ठीक है। और उसको वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी 110/100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 33x/80 हो गया ना। तो सेलिंग प्राइस जो है ये 33x/80 हो गया, तो इसको 1 लिख लेते हैं, ठीक है, ये 1 है। उसके बाद कह रहा है 3 क्विंटल ऑफ राइस विथ नाइदर प्रॉफिट नर लॉस, मतलब 3 क्विंटल राइस को वो बिना प्रॉफिट एंड लॉस पे बेच रहा है। तो मतलब कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। तो 3 क्विंटल राइस का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3x/8 है। तो सेलिंग प्राइस भी इतना ही रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बचा हुआ 2 क्विंटल को 5% के लॉस पे बेचता है। तो मतलब जो बचा हुआ है तो कितना बच जाता है भाई, देखो 3 3 6, 2 बच गया, तो 2x यानी x/4 जो है ये आपका बच गया है। तो x/4 को वो क्या होता है, उसको लॉस हो जाता है। तो लॉस हो जाता है मतलब x/4 जो है ये उसका कॉस्ट प्राइस था, लेकिन उसको कितना हो जाता है भाई, 5% का लॉस हो रहा है। तो मतलब वो 95/100 पे बेचेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20, यानी 19x/80 हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कम है तभी इसको लॉस हो रहा है। तो कह रहा है इन दिस ट्रांजेक्शन व्हाट इज द प्रॉफिट, मतलब इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट क्या है भाई। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सबको सम कर दो, 33x/80, जो पहला 3 क्विंटल को बेचा है, और दूसरा जो है 3 क्विंटल को नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, और तीसरा में 5% का लॉस हो रहा है बेचारे को, तो 19x/80 लिख लिए, ठीक है। तो गाइज ये कैलकुलेशन करो फटाफट, इसमें क्या आप लोगे, 80 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 33x प्लस 33x, ठीक है। और ये हो जाएगा 30x और ये हो जाएगा 19x, ठीक है। तो 19, 39, 3, 52, 30, 82, यानी 82x/80 हो गया। तो 82x/80 हो गया, तो मतलब ये देखो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है ना, कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने x था, तो ऑब्वियसली उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 82x/80, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 क्विंटल का x रुपीज है, डिवाइड बाई x इंटू 100, ये हो जाएगा ना। तो ये ऊपर में कितना हो जाएगा आपको 2x, नीचे में आपको आ जाएगा 1/4, ये 25% आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, तो सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। तो इसमें जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप देख रहे हो थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, बिल्कुल डायरेक्ट वन लाइनर नहीं है, जो आजकल आपके एसबीआई पीओ प्री, आईपीएस पीओ प्री, आरआरबी पीओ या और भी बैंक क्लर्क में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पूछता है। खासकर पीओ के एग्जाम में आप मॉडरेट लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्लर्क एग्जामिनेशन आरआरबी पीओ में इससे थोड़ा कम लेवल रहेगा, लेकिन पीओ के एग्जाम में तो आप मॉडरेट लेवल ही एक्सपेक्ट करना, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, खासकर प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका टॉपिक है। तो इसमें कह रहा है ए मर्चेंट अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%, एक मर्चेंट को 20% का प्रॉफिट होता है बाई सेलिंग ए बास्केट कंटेनिंग 80 एप्पल, मतलब 80 एप्पल पे उसको 20% का प्रॉफिट होता है, वेयर वो कॉस्ट इज ₹240, ये एक्स का वैल्यू मतलब रुपीज है, ठीक है। तो ये समझ लेना ये आपका रुपीज है, ₹240 होता है। तो मतलब जो है उसको कितना कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 एप्पल जो है मर्चेंट को कितना पड़ता है, 80 सेब को उसका कितना कॉस्ट पड़ता है भाई, 240 रुपया पड़ता है, ठीक है, 240 पड़ता है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल कितना हो जाएगा,
कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच एप्पल बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 3 रुपीज हो जाएगा ना। मतलब हर सेब का दाम कितना है, कॉस्ट प्राइस 3 रुपया है। अब देखो क्या कहता है, बट ही गिव्स 1/4 टू हिज फ्रेंड, लेकिन वो अपने दोस्त को 1/4 दे देता है, यानी 20 एप्पल जो है वो अपने फ्रेंड को दे देता है, 20 एप्पल्स, ठीक है, एट कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस पे दे देता है, मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मतलब उसको बिना प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं होता है, जितना खरीदता है जितना कॉस्ट पड़ता है उसको उतने में अपने फ्रेंड को दे देता है, ठीक है। तो मतलब 20 एप्पल वो क्या करता है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल कितना हो जाएगा भाई, देखो 3 रुपया पड़ता है उसको एक एप्पल का, तो 20 एप्पल का वो 60 रुपया होता है, तो इतना ये अपने फ्रेंड को दे देता है, ठीक है। तो अब कह रहा है एंड सेल द रिमेनिंग एप्पल, तो रिमेनिंग एप्पल कितना होगा, 80 एप्पल में से 20 एप्पल माइनस, यानी 60 एप्पल बच गया। तो कह रहा है कि रिमेनिंग एप्पल को वो कैसे बेचे इन ऑर्डर टू अर्न द सेम प्रॉफिट, मतलब उसको 20% का ही प्रॉफिट हो, तो बचे हुए 60 एप्पल को वो किस मतलब रेट पे बेचे, ठीक है, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल ईच एप्पल, तो ईच एप्पल को वो कैसे बेचे बचे हुए कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो गाइज उसको 20% का प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, मतलब ओवरऑल स्टार्ट में क्या होना चाहिए था, 120% ऑफ 240 कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। तो यानी ये कितना हो जाएगा आपको 120, यानी 6/5 गुना 240, यानी 5 के 20, 48, 6 48, 8 हाथ में 4, 288, मतलब इतना रुपीज सेलिंग प्राइस स्टार्ट में होना चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन ये 1/4 एप्पल को वो अपने 20 एप्पल तो वो अपने फ्रेंड को दे देता है भाई, वो भी कॉस्ट प्राइस पे ही, तो 20 एप्पल पे उसको क्या होता है, वो 60 रुपया जो है वो तो उसको कुछ फायदा नुकसान नहीं होता है, मतलब क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इक्वल है। तो यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 60 एप्पल कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 60 एप्पल, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग एप्पल्स कितना हो जाएगा भाई, रिमेनिंग एप्पल्स कितना है, 60 रह गया ना, क्योंकि वो 20 एप्पल तो अपने दोस्त को दे देता है और टोटल 80 एप्पल है, तो 60 जो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 288 टोटल का है, और 20 एप्पल ये 60 रुपया दे अपने फ्रेंड को दे देता है, तो बचे हुए 60 एप्पल का कितना हो जाएगा, 228 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अब हमको पूछ रहा है ईच एप्पल का क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एप्पल कितना हो जाएगा, अब जो है 228 रुपया में बेच रहा है और बचा हुआ एप्पल है कितना, 60 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 180.8, मतलब 3.8 रुपीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एप्पल बचा हुआ, जिससे जिसको उसको 20% का ही प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा सी विल बी द आंसर। तो आते हैं अगले प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या है, ए डीलर बॉट 80 क्रिकेट बैट फॉर रुपीज 50, मतलब जो एक डीलर है 80 क्रिकेट बैट खरीदता है, 50 ईच है, मतलब हर बैट का दाम कितना है भाई, हर बैट का दाम 50 रुपया है, तो मतलब 80 बैट खरीदा है तो इसको कितना पड़ जाएगा, 4000 रुपया पड़ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 80 गुना 50। अब क्या कह रहा है, ही सेल 20 ऑफ देम एट गेन ऑफ 5%, इसमें से जो 20 बैट है इसको ये ऐसे बेचता है कि इसको 5% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये 5% का, व्हाट मस्ट बी द गेन परसेंट, अब बचा हुआ जो 60 बैट बैट है उस पे इसका गेन परसेंट कितना होगा, कि इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, 10% गेन ऑन द होल, मतलब जिससे ओवरऑल प्रॉफिट इसका 10% हो, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। तो गाइज देखो पहले 4000 बैट पे उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 4000 टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ता है 80 बैट का, उस पे उसको 10% का मतलब ओवरऑल प्रॉफिट है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 बैट को जो वो बेचता है 5% के प्रॉफिट पे, ठीक है। अब देखो 20 बैट है तो एक बैट का दाम 50 रुपया है, तो 20 गुना 50 कॉस्ट प्राइस हो गया 20 बैट का, इसको ये 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। और बचा हुआ जो 60 बैट है उसका दाम कितना हो जाएगा, 60 × 50, उसको मान लिए हम लोग x% उस पे उसको गेन होता है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो गाइस कैलकुलेशन फास्ट करो, दो दो जीरो उड़ा दो यहाँ से, ये हो गया 400 हो गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपको 500, ये चला गया, ये 50 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 से हो गया, ये 30 हो गया, यानी ये कितना हो गया आपको 30x हो गया, ठीक है। तो गाइज यहाँ से मेरा 30x कितना हो गया, 350 हो गया, ठीक है। तो यानी देखो एक जीरो यहाँ से हटा दो, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 35/3, तो मतलब ये कितना लिख सकते हो इसको फ्रैक्शन में, 11/2/3, यानी 35/3% है। तो उसका जो प्रॉफिट इतना होना चाहिए जो 60 बैट में, तो कि ओवरऑल उसका गेन 10% होगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 11/2/3%, सी विल बी द आंसर।
तो गाइज कोशिश करो आप इस तरह के जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्योंकि प्रीलिम्स में जो आज को वन लाइनर अब नहीं पूछा जाता है, थोड़ा मॉडरेट लेवल रहता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ही आपको इस बार के आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ में आ सकते हैं, और ये प्रीवियस देख रहे हो एसएससी सीजीएल सब में भी पूछे जा चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, बैंकिंग एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप मतलब अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो ये क्वेश्चन जो है मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। लेकिन अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट की वन शॉट वाली वीडियो देखी है, तो इसको आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है। तो गाइस अब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ आरआरबी पीओ बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन में इसके अच्छे खासे वेटेज के क्वेश्चन होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, ए पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी किस सम अमाउंट 12% पे इन्वेस्ट कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। एंड द रिमेनिंग एट 10%, और रिमेनिंग 10% पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमको पता नहीं है कितना अमाउंट है, तो मान लेते हैं एक्स रुपीज जो है उसको वो 12% पे इन्वेस्ट कर रहा है, और जो है मतलब वाई रुपीज जो है उसको वो 10% पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे आपको इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब कहता है ही रिसीव्ड ईयरली एन इंटरेस्ट ऑफ 130 रुपया, मतलब एक साल के बाद जो है उसको कितना इंटरेस्ट मिल जाता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट 130 रुपया मिलता है। अब क्या कह रहा है, हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड। अब वो अमाउंट इन्वेस्टेड को इंटरचेंज कर दे, मतलब अब वाई रुपीज को वो 12% पे इन्वेस्ट करे, और एक्स रुपीज को 10% पे एक्स को इन्वेस्ट करे, मतलब इंटरचेंज कर दिया है, कितना परसेंट वो इन्वेस्ट कर रहा है उसको, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है भाई, ही वुड रिसीव एन इंटरेस्ट ऑफ 134 रुपया, तो उस केस में इसको 134 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो कह रहा है हाउ मच मनी ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट, मतलब हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो भाई जिस तरह के क्वेश्चन को फास्ट कैसे बनाएंगे भाई, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहला केस इसको मान लेते हैं और दूसरा केस इसको मान लेते हैं। तो पहला केस क्या बोल रहा है भाई, एज पर फर्स्ट केस क्या है मेरा, एक्स परसेंट जो है, एक्स परसेंट को ये 12% पे इन्वेस्ट कर रहा है 12% के रेट से, ठीक है। और जो वाई है उसको कितने पे ये कर रहा है, 10 पे कर रहा है। तो यहाँ पे टाइम मेरा क्या है, 1 ईयर पे पूछ रहा है, इसीलिए टाइम का 1 है, तो ये ध्यान में रखना। तो इस केस में टोटल इंटरेस्ट इसको 130 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो अब इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ से 12x + 10y कितना आ जाएगा आपको, 13,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। अब देखो दूसरा केस में मेरा क्या हो रहा है, उसको जो है अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया गया, मतलब अब वाई जो है उसको ये 12% के रेट से कर रहा है, और जो है एक्स जो है उसको 10% से कर रहा है। तो यही टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम तो अभी भी 1 ईयर है। तो इस पे जो इसको टोटल इंटरेस्ट 134 रुपया मिलता है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 12y + 10x 13,400 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा दो इक्वेशन बन गया। तो हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो अब तो बहुत सिंपल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना, हमको कोई एक एलिमिनेट करना है। चलो इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 6 से गुना कर देंगे, तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा ना, और दोनों को माइनस कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन 60x + 50y, ये 65,000 हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया मेरा, 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72y + 60x कितना हो जाएगा मेरा, 6 चौके 12 का 2, हाथ में एक, 6 × 8 = 18 19 का 9, 792 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर लेते हैं, दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 22y आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। 22y कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, तो भाई ये कितना हो जाएगा आपको, 16,200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा y कितना आ जाएगा, 7×2 = 14, 4 17, यानी y 700 आ जाएगा, ठीक है। अब y 700 रख दो किसी भी एक इक्वेशन में इसमें से, तो 700 रख दो, 7,000 6,000, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो x और y का वैल्यू हमको पता चल गया, यही तो पूछ रहा था ना। मतलब x जो है 500 है, y 700 है, मतलब 500 रुपये को 12% पे इन्वेस्ट कर रहा है, और 700 रुपये को 10% पे कर रहा है, ठीक है। देख लो ऑप्शन में कौन सही है। तो देखो 700 को 10% पे कर रहा है इन्वेस्ट, और 500 को 12%, तो डी विल बी द आंसर। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे, थोड़ा मॉडरेट लेवल रहेगा, इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा। प्रीलिम्स है तो ऑब्वियस सी बात है, इतना लेवल रहेगा, इससे ज्यादा उम्मीद है, इससे ज्यादा तो नहीं रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेना। तो बात है सिंपल इंटरेस्ट के अगले क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है ए प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ए क्लेम्स टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। एक कंपनी है जो बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे वो पैसे दे रहा है, बट द कंपनी इंक्लूड द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ, लेकिन वो चालाकी करता है और 6 महीने पे इंटरेस्ट इंक्लूड करता है, मतलब प्रिंसिपल पे मतलब उतना इंटरेस्ट ले लेता है, ठीक है।
फॉर कैलकुलेटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इफ कंपनी ए इज चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 10%, अगर वो 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट सम जो है, लेट सम भी, इनिशियली जो सम था वो मान लेते 100 रुपया था, ठीक है, कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो वो क्या करता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट जो है फर्स्ट 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल 100 है, ठीक है, रेट 10% है, ठीक है, और टाइम मेरा कितना है भाई 1/2, क्योंकि 6 मंथ के लिए हम लोग निकाल रहे हैं कि मतलब 6 मंथ में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो जो लेंडर है कंपनी, वो 6 महीने के बाद इंटरेस्ट इंक्लूड कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, देखो ये हो जाएगा 5, मतलब 5 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा मतलब उस पे मतलब चार्ज कर रहा है। तो मतलब जो नया प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, न्यू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, न्यू प्रिंसिपल जो है 6 महीने के बाद कितना हो जाएगा, 105 रुपया हो जाएगा। पहले 100 रुपया था, अब 5 रुपया जो है वो इंटरेस्ट को भी इंक्लूड कर रहा है, तो 105 रुपया हो गया, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर लास्ट 6 मंथ क्या होगा, ये तो फर्स्ट 6 मंथ में था, ठीक है। अब लास्ट 6 मंथ में क्या होता है भाई, लास्ट 6 मंथ में जो है उसका है वो प्रिंसिपल, इस पे वो इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। 105 पे है, रेट कितना है भाई, रेट तो 10 ही है, और जो है आपको टाइम कितना है 1/2 हो जाएगा डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 21 से चला गया, ये 2 से चला गया, ये आ जाएगा 5.25 रुपीज। मतलब जो है लास्ट 6 मंथ में 5.25 वो लेता है इंटरेस्ट। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा, 1 साल के जो एंड में है कितना हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा, पहले 100 रुपया था, तो 1 साल के एंड मतलब एंड में कितना हो जाएगा। तो देखो पहले तो हम लोग 100 पे ऐड करते हैं, लेकिन वो 6 महीने के बाद 5 रुपया इंटरेस्ट ले लेता है, उस पे फिर देता है, तो इसीलिए वो 105 पे अब 5.25 मिलेगा, ठीक है। तो यानी जो है 1 साल के बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा 110.25। ऐसे कायदे से कितना होना चाहिए था भाई, सिंपल इंटरेस्ट था 100 रुपया था, 10% लेता, 1 साल के लिए 110 रुपया होता, लेकिन वो 6 महीने के बाद जो है वो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ले रहा है, उस पे फिर वो 6 महीने का उसको भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इफेक्टिव कितना हो जाएगा मेरा, इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 110.25 में से क्या करेंगे 100 रुपए को माइनस कर देंगे, तो इतना रुपीज क्या है वो इफेक्टिव मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेट परसेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट होता है, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम, तो 1 साल बाद है, तो ये कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25% हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यही पूछ रहा था ना कि 1 साल के एंड में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा। तो थोड़ा मतलब देख रहे हो कंसेप्ट का खेल है ये। वो क्या करता है, थोड़ा चालाकी करता है, 6 महीने के बाद क्या करता है प्रिंसिपल पे वो इंटरेस्ट ले लेता है इतना, ठीक है। तो अब 5 रुपया ले लेता है, तो अब जो नया प्रिंसिपल है ये 105 हो जाता है, फिर उस पे जितना उसको इंटरेस्ट मिलता है उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो एंड ऑफ द ईयर में उसको इतना मिल जाता है अमाउंट, ठीक है। तो मतलब इफेक्टिव उसको कितना इंटरेस्ट मिला इतना, तो इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से 10.25% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आप ज्यादा प्रैक्टिस करो, रियल एग्जाम में इसके आने के हायर चांसेस हैं। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन टू बैंक्स एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 10:8, मतलब जो रेट है उसका एक्स और वाई बैंक में कितना है भाई 10:8 है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। आगे कह रहा है रजनी वांट्स टू डिपॉजिट हिज टोटल सेविंग इन टू बैंक्स, रजनी जो अपने बचत पैसे है इस दो बैंक एक्स वाई में डालना चाहती है, इन सच ए वे दैट सी रिसीव इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ, मतलब जो है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा उसका इक्वल मिलेगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है सी शुड डिपॉजिट द सेविंग इन बैंक एक्स वाई इन द रेशियो ऑफ कितना, मतलब वो सेविंग डाले, तो मान लेते हैं बैंक एक्स में वो पी डालती है, ठीक है, प्रिंसिपल, और इसमें क्यू डालती है, तो हमको पी बाई क्यू का रेशियो चाहिए, क्या होगा प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा जो एक्स वाई बैंक में डालेगी, मतलब उसका बेसिकली सेविंग है जिसको वो दो बैंक में डाल रही है। तो भाई देखो मेरा जो पहला वाला केस है उसमें प्रिंसिपल पी है और रेट क्या है आपका, चलो आर एक्स है, ठीक है, इसको R1 मान लेते हैं और एक को T1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ये 100। कह रहा है कि जो इस तरीके से वो डालना चाहती है जिससे हाफ ईयरली इंटरेस्ट दोनों का क्या हो इक्वल हो, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इक्वल कर देते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू R2 इंटू T2/100, ठीक है। अब यहाँ से देखो P जो है, अब देखो यहाँ से जो ये इंटरेस्ट है ये 10x है, इसको 8x ले लेते हैं, रेशियो दिया है ना इंटरेस्ट का एक्स वाई बैंक में कितना है, ठीक है, इसको इतना ले लेते हैं, और टाइम मेरा क्या है हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट इक्वल है ना,
तो आर यहाँ 10x लिख दो, टाइम कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली है तो ये 100 से हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो क्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, R2 मतलब RY मतलब है, ठीक है। तो ये बेसिकली R1/R2 सेम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे R2 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, टाइम फिर से हाफ ईयरली है, डिवाइड बाई 100। अब ये 100 से 100 चला गया, हाफ से हाफ चला गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। x से x चला गया, तो मेरा P/Q का रेशियो कितना है, यही पूछ रहा है ना। P/Q का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है आलोक लेंट आउट ए सर्टेन सम, मतलब सर्टेन सम को 1/3 पार्ट जो है उस सम का 7% सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है, ठीक है। पहला जो 1/3 पार्ट है उसको 7% पे दे रहा है। 1/4 ये आपका 1/3 पार्ट है, ठीक है। और जो है फिर आपका 1/4 पार्ट को कितने पे दे रहा है, 8% पे दे रहा है, 8% पे दे रहा है 1/4 पार्ट को, ठीक है। और एंड रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 -1/4 यानी 12, ये हो गया 12, ये 4, ये 3, यानी कितना हो गया, 5/12 हो गया, ठीक है। 5/12 पार्ट, तो 5/12 पार्ट को ये कितने पे सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है, 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, ये इतने पार्ट को। तो ठीक है, अब कह रहा है 510 इज टोटल इंटरेस्ट जो इसमें होता है, इसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना इस प्रोसेस में इसको मिलता है, 510 रुपया, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द मनी लेंट आउट, कितना मनी वो मतलब देता है, टोटल सम निकालना है हमको क्या होगा, ठीक है, मनी कितना। तो गाइस इसको बनाने का मैं एक आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बनाता हूँ, उससे आप कुछ ही सेकेंड में इसको सॉल्व कर लोगे। जब भी ऐसा केस रहे कि आपको बोला है कि इतना फ्रैक्शन को इतने फ्रैक्शन को इतने फ्रैक्शन को इतने इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो अगर पूछे कि कितना मनी वो देता है, प्रिंसिपल निकालना हो, तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला एक बताता हूँ, देखो। प्रिंसिपल जो होता है ये इंटरेस्ट इंटू 100 ये हो कर लेना, डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये हो जाएगा आपका R1/X हो जाएगा, ठीक है। ये R2/X हो जाए, R2/Y हो जाएगा, प्लस R3/Z, ठीक है। तो यहाँ पे XYZ क्या है भाई, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ 1/3 है तो यहाँ ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 5/12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये फ्रैक्शन है, 1/x 1/yz जो है ये फ्रैक्शन जो है ये वाला है, ठीक है। तो इस केस में मेरा कितना हो जाएगा भाई, कितना प्रिंसिपल हो जाएगा, इंटरेस्ट तो हमको टोटल उस पे 510 मिल रहा है, ठीक है। 510 गुना 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पहला केस में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 7, और फ्रैक्शन 1/3 तो 7/3 हो जाएगा। दूसरे केस में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 8/4 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे केस में क्या हो जाएगा, 10% है और 5/12 है, तो कितना हो जाएगा आपको, 50/12 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा ये, 51,000 ऊपर में हो जाएगा। और ये आपको आ जाएगा, चलो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ये 2 हो गया और ये हो गया आपको 25 और 6 हो गया, ठीक है। तो 6 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर में 14 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 51,000 इंटू 6, 14 2 16 26 5 31 20 51 हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल कट गया 1,000। तो कितना मनी लेंट आउट किया, प्रिंसिपल टोटल स्टार्ट में कितना था उसके पास, 6,000 रुपया था, तो आंसर हो जाएगा। तो इस शॉर्टकट फॉर्मूला को याद रखना, इससे जो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन है कुछ ही सेकेंड्स में बन जाएंगे, ठीक है। इसका कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया ना, क्या होना चाहिए भाई, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 R2 3 ध्यान रहना चाहिए, और फ्रैक्शन कितना मतलब प्रिंसिपल कितने रेट पे कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और टोटल सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो ये आप यूज कर लेना, प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई R1/X प्लस R2/Y प्लस R3/Z, ठीक है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद रखना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको ये माइंड में रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है सुनीता बोरोड सर्टेन सम फ्रॉम रीना, सुनीता जो है रीना से कुछ पैसे उधार लेती है, ठीक है, फॉर 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। सुनीता लेंड दिस सम, अब उस पैसे को वो क्या करती है, वेनु को दे देती है एट द सेम रेट, उसी रेट पे, और 2 साल के लिए एट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो वेनु को दे देती है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद जो है उसको कितना पैसा मिलता है, सी रिसीव्ड 110 रुपया, ये 110 रुपया उसको मिलता है एज कंपाउंड इंटरेस्ट, बट पेड ₹100 पे करती है एज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कह रहा है फाइन द सम निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे थोड़ा आपको लगेगा उलझन जैसा, लेकिन मैं बताता हूँ इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। पहले हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए भाई, सम चाहिए, कि सम क्या होगा, तो सम को मान लेंगे x रुपीज है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या मान लेंगे, R% है, यही हमको निकालना है ना। तो देखो
अब मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट 110 रुपया मिल रहा है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहा है ना, और कितना टाइम के बाद मिल रहा है, 2 साल पे, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, 2 ईयर पे मिल रहा है। तो गाइस देखो, आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, जब भी टाइम 2 साल रहे तो गाइज मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यदि दिया रहे आपको और टाइम रहे 2 साल, तो डिफरेंस जो उसका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है ये हो जाता है आपको P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट इंटू रेट बाई 200 भी लिख सकते हो। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला आप याद रखना, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया रहे और टाइम पीरियड 2 साल रहे, तो इस शॉर्टकट फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेते हैं भाई। तो मेरा क्या होगा, ये क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपको, ये 110 माइनस 100 10 है, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू रेट डिवाइड बाई 200 हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या है भाई, 100 है। तो रेट हमको यहाँ से पता चल जाएगा ना, रेट कितना हो जाएगा, देखो ये 2 हो गया, यानी रेट हो गया 20% पर एनम। अब रेट तो दोनों केस में सेम रहता है, तो अब मेरा दूसरा जो है इसको यूज कर लेते हैं, डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, और रेट कितना है मेरा 20 है, तो यहाँ से आप आराम से निकाल लो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 250 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा 20% पर एनम है। तो देख रहे हो, ये शॉर्टकट फॉर्मूला से क्वेश्चन जल्दी बन गया। तो यहाँ पे 250 है मेरा क्या प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% पर एनम है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो बात है अगले क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन विच ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। मतलब मान लेते हैं लेट सम बी, सम को कुछ मान लेते हैं, लेट सम बी रुपीज पी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जो अमाउंट है, तो अमाउंट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, रेट 20% है, टू डिवाइड बाई 100 का पावर टाइम है n मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है अमाउंट जो है मोर देन डबल हो जाए, मतलब अमाउंट p है तो मोर देन कितना हो जाए 2p हो जाए। तो देखो p से p चला गया, यानी मेरा कितना हो जाएगा आपको 6/5 का पावर n कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे n का लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे भाई, तो देखो n का वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो ये 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जस्ट ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। तो n का जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अमाउंट मोर देन डबल हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, वन लाइनर था लेकिन आपको दिमाग लगाना था थोड़ा, ठीक है। थोड़ा मतलब इक्वेशन आ गया आपको, उसको आपको थोड़ा दिमाग लगाना था कि मिनिमम इसमें वैल्यू क्या हो सकता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था, आपका बन जाता। हिट एंड ट्रायल लगाते तो एन का वैल्यू आराम से आपको आ जाता। तो गाइज अब आते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी बैंकिंग एग्जाम, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, बैंक क्लर्क में इसके अच्छे वेटेज के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में तो इसके क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो इसको देखो, क्वेश्चन के कंसेप्ट होपफुली आपके क्लियर हो। मेरे चैनल पे टाइम एंड वर्क की फुल कॉन्सेप्ट की 1 शॉट वाली वीडियो है, उसमें मैंने लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो गाइज चलो इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी कितने दिन में काम कर लेता है, ए 12 दिन में अकेले खत्म करता है और बी 18 दिन में, ठीक है। अब कह रहा है ए बिगिन टू डू द वर्क, ए काम स्टार्ट करता है, एंड दे वर्क अल्टरनेटली। अल्टरनेटली मतलब क्या होता है, बारी बारी से, वन एट ए टाइम। कभी ए करता है फिर बी, फिर ए फिर बी, इस तरीके से, फॉर 1 डे ईच, एक दिन मतलब लेता है, एक दिन ए करता है फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरह चलता है। द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो इस तरीके से अगर ए पहले काम करे, फिर बी करे, फिर ए करे, फिर बी करे, तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको खूबसूरत अप्रोच बताता हूँ। इसमें क्या करोगे, आप टोटल वर्क को कुछ एज्यूम कर लोगे, ठीक है। तो आप क्या एज्यूम करोगे भाई, तो जो ए और बी जितने टाइम में वर्क कर रहा है उसका एलसीएम ले लेना, कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर ले लेना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 6 दूना 12, 6 तिया 18, ठीक है। यानी टोटल वर्क ये 6 दूना 12 तिया 36 हो गया ना इसका एलसीएम। तो टोटल वर्क जो है इसको आप ले लो 36 यूनिट। तो इसका एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी रहेगा, 36 यूनिट टोटल वर्क है। तो मतलब जो है ए जो है कितना काम कर रहा है भाई,
थ्री यूनिट्स पर डे कर रहा है, और बी जो है इतना यूनिट्स पर डे, मतलब इसका एफिशिएंसी इतना है। और बी मेरा कितना काम कर रहा है भाई, 18 दिन में करता है और 36 यूनिट वर्क है, यानी 2 यूनिट्स पर डे कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है काम है 36 यूनिट है, और स्टार्ट कौन करता है, ए करता है, फिर बी करता है, एक एक दिन के इंटरवल पे ए बी ऐसे कर रहा है। तो ए पहले स्टार्ट किया तो इसने 3 यूनिट काम किया, फिर बी ने स्टार्ट किया तो इसने 2 यूनिट काम किया, ठीक है। तो अगर देखा जाए इस तरह आगे बढ़ते जाएगा, ए बी लिख लेना आप। तो देखो ये फिर से ये 5 हो गया, तो ये कितना, ये 5 है ना, तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी 10 हो गया। अब मेरा कितना है, इसी तरह ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। इसी तरह लिख लो थोड़ा आगे का, 5 10 15 20 25 30 हो गया, और ये 35 यूनिट। अब तक देखो 35 यूनिट काम खत्म हो गया। यहाँ जो है मेरा 35 यूनिट्स काम खत्म हो गया है। तो अभी कितना दिन लगा है भाई, तो दो दो 4 6 8 10 12 14, मतलब 14 डेज में अभी तक काम हो गया है, और 35 यूनिट काम खत्म हो गया है। तो अब कितना काम बचा, अब जो मेरा काम बचा है वो 1 यूनिट बचा है, ठीक है, 1 यूनिट बचा है। और अगला बारी किसका है, ए का है। तो ए का देखो रेट क्या है, 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है, तो 1 यूनिट को कितने में करेगा, 1/3 डे में करेगा। मतलब काम जो है 14 1/3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो देख रहे हो कॉन्सेप्ट से कितना खूबसूरत तरीके से ये बन गया। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 14 1/3 डेज, बी विल बी द आंसर। आते टाइम एंड वर्क के अगले क्वेश्चन पे। तो देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत इजीली बन जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, देखो कह रहा है इन ए फैक्ट्री देयर आर इक्वल नंबर ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रेन। एक फैक्ट्री में वोमेन और चिल्ड्रेन का नंबर इक्वल है, ठीक है। वोमेन वर्क 6 आवर ए डे, वोमेन जो है 6 घंटा काम करती है एक दिन में, और चिल्ड्रेन कितना काम करता है, 4 घंटे एक दिन में, ठीक है, इतना काम कर रहा है। और ड्यूरिंग फेस्टिवल द वर्क लोड गोज अप बाई 50%, मतलब वर्क इनिशियली मान लो डब्लू है, तो वर्क क्या होता है 50% से बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है आपका 3/2 हो जाता है, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम लोड बढ़ जाता है, ठीक है। अब कह रहा है द गवर्नमेंट रूल डज नॉट अलाउ चिल्ड्रेन टू वर्क फॉर मोर देन 6 आवर ए डे, मतलब गवर्नमेंट रूल के हिसाब से बच्चा जो है 6 आवर ही मैक्सिमम काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इफ दे आर इक्वली एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंसी जो है वोमेन और चिल्ड्रेन का इक्वल है, मतलब जिस रेट से काम करता है वो इक्वल है। देन द एक्स्ट्रा वर्क इज डन बाय वोमेन, अब जो एक्स्ट्रा काम है वो वोमेन को करना पड़ रहा है। देन द एक्स्ट्रा आवर ऑफ वर्क पुट इन बाय वोमेन एवरी डे कितना है, तो मान लेते हैं एक्स्ट्रा वर्क जो करना पड़ रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स यूनिट है, ठीक है, उसको मान लेते हैं एक्स यूनिट, उसको वोमेन को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। अब हमको इस एक्स का वैल्यू निकालना है कि कितना एक्स्ट्रा वर्क वो कर रही है। तो हम लोग वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, जिसमें M1 D1 T1 जहाँ पे M1 क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मैन और वोमेन, D1 डेज टी टाइम, और W वर्क, ये किसके बराबर हो जाएगा, M2 D2। तो ये तो आपको पता ही होगा, कंसेप्ट में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो इनिशियली जो है नंबर ऑफ मैन और वोमेन चिल्ड्रेन तो इक्वल है ना, तो यहाँ M1 M2 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वोमेन चिल्ड्रेन स्टार्ट में इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, और जो है यहाँ डेज वाला तो है नहीं सिस्टम, आवर वाला है, तो ठीक है, तो ये जनरली ये तो कट ही जाएगा। और टाइम कितना है भाई, 6 घंटा ले रहा है। तो इनिशियली कितना वोमेन और चिल्ड्रन कितना टाइम ले रहा है, 6 और 4, यानी टोटल कितना टाइम ले रहा है, 10 घंटा ले रहा है, ठीक है। और इनिशियली वर्क कितना है, डब्लू है, ठीक है। अब बाद में है वोमेन को थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, वोमेन कितना घंटा कर रही है, 6 घंटा कर रही है, उससे उसको जो है एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, तो 6 + X ले लेते हैं, इतना एक्स्ट्रा है। और जो चिल्ड्रेन है वो 6 घंटे तक मैक्सिमम काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, तो ये तो मैक्सिमम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 + X ले लिए, और वर्क अब कितना हो जाता है, 50% बढ़ जाता है, तो 3/2 W। तो देख रहे हो कंसेप्ट से कितना खूबसूरत बन जाता है। तो गाइज यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, ये देखो W से W चला गया, और ये 10 हो गया, 2 ऊपर में चला गया, और ये कितना हो गया 12 + X, और ये कितना हो गया 3 हो गया, यानी 24 + 2X आपका कितना हो गया 30 हो गया। यानी जो है 2X आपका कितना हो गया यहाँ से 6 हो गया, 6 हो गया राइट, X का वैल्यू कितना आ गया 3 हो गया। मतलब वोमेन को कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है 3 डेज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए सर्टेन वर्क इन 124 डे, एक कॉन्ट्रैक्टर ने किसी काम को 124 दिन में खत्म करने का लिया है, ठीक है। एंड एम्प्लॉयड 120 मैन, 120 आदमी को एम्प्लॉय किया। आफ्टर 64 डेज ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी डन 2/3 ऑफ द वर्क, मतलब जो है 64 डेज के बाद, यानी इनिशियल डे कितना है 64 डेज के बाद कितना वर्क मेरा फिनिश हो गया भाई, W1, ये है 2/3 जो है वो फिनिश हो गया, ठीक है, 2/3 W फिनिश हो गया है।
अब जो कह रहा है कि हाउ मेनी मैन कैन बी डिस्चार्ज नाउ सो दैट द वर्क में फिनिश इन टाइम, मतलब किसने आदमी को निकाल दिया जाए कि जिससे टाइम फिनिश हो में मतलब टाइम पे फिनिश हो जाए, क्योंकि जो है उसको पता चला 64 दिन के बाद 2/3 काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो मेरा रिमेनिंग D2 कितना हो जाएगा भाई, देखो टोटल 124 है, तो बचा हुआ काम को 60 आदमी करेगा, और बचा हुआ वर्क होगा कितना आपका 1/3W होगा, ठीक है। तो इसको आप, अब जो है कॉन्सेप्ट आपका M1D1 वाला W1 वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला, इसका बार बार यूज होगा, तो होपफुली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये इक्वल कर देंगे। अब इनिशियली देखो, अब यहाँ कॉन्सेप्ट का खेल होगा। अब जो इनिशियल नंबर ऑफ मैन कितना है भाई, 120 आपका है कि नहीं, इनिशियली 120 आदमी है ना, और कितना दिन है, D1 कितना है, 64 डेज काम कर रहा है, तो कितना काम खत्म हो जाता है, 2/3W, ठीक है। अब जो है मैन हम मान लेते हैं एक्स आदमी को निकाल लिया गया, तो अब आदमी कितना हो जाएगा, 120 माइनस एक्स हो जाएगा, तो वो बचे काम को 60 डेज में कर रहा है, और कितना वर्क बचा है, 1/3W बच रहा है, तो यहाँ तो एक्स का वैल्यू निकाल इसको। देखो ये कैंसिल हो गया, आपको ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब जो है 2 से ये 60 चला गया, और फिर ये 60 से 60 चला गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 माइनस 64, यानी कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। मतलब 56 आदमी को निकाल दिया जाएगा तो काम टाइम पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर, डी विल बी द आंसर। तो गाइज ये इसका ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसका मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। इसमें भी वर्क इक्विवेलेंस फार्मूला कॉन्सेप्ट का यूज है, तो मेक श्योर आपका वर्क इक्विवेलेंस फार्मूला मतलब क्लियर हो, उसका जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं। मैंने अच्छे से समझाया टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए, तो इसका मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। ये भी खूबसूरत क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, तो होपफुली आप इसको बना लोगे। तो गाइस जाते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 32 48 डे, ठीक है। तो ए बी सी कितने दिन में काम अकेले कर लेता है, ये आपको दिया गया है। ए 16 दिन में करता है, बी 32 दिन में, और सी 48 दिन में काम कर लेता है, ठीक है। अब कहता है दे ऑल बिगिन टुगेदर, मतलब ए बी सी तीनों ने साथ काम स्टार्ट किया। ए वर्क कंटिन्यूअसली टिल इट्स फिनिश, मतलब ए स्टार्ट से लेकर एंड तक काम करता है। सी लीव्स द वर्क 2 days बिफोर इट्स कंप्लीशन, लेकिन सी जो है 2 दिन पहले छोड़ देता है काम खत्म होने के। एंड बी लीव्स द वर्क 1 day बिफोर इट्स कंप्लीशन, मतलब बी काम खत्म होने के 1 दिन पहले छोड़ देता है। तो कह रहा है इन व्हाट टाइम द वर्क इज फिनिश, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट वर्क फिनिश्ड इन एक्स डेज, ठीक है। लेट काम जो कितने दिन में खत्म होता है, मान लेते हैं एक्स दिन में जो है मेरा पूरा काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है ए बी सी ने कितना दिन काम किया, ये तो हमको पता ही है ना। ए का क्या है, ए का एक्स डेज का वर्क, ए का एक्स डे का वर्क, ठीक है, एक्स डेज का वर्क, प्लस बी का कितने डेज का वर्क भाई। देखो बी काम खत्म होने के मतलब 1 दिन पहले मतलब छोड़ देता है, तो मतलब 20 का क्या हो गया, x-1 डेज का वर्क, ठीक है। और सी काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है। तो सी का जो है x-2 डेज का वर्क, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, यही टोटल वर्क है ना। तो ए का जो है एक्स डे का वर्क कितना हो जाएगा, x/16 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क वो 16 दिन में कर रहा है। और बी का x-1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, x-1/32 हो जाएगा, ठीक है। और सी का क्या हो जाएगा, x-2/48 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपको आ जाएगा 16 32 48 का, 16 दोनों 32 48, यानी 16 96 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 6x हो गया, 3x-3 हो गया, और ये कितना हो गया, 2x-4 हो गया। तो ये आपको कितना है, 1 के बराबर है। अब देखो 9x 11x-7 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, यानी 11x कितना हो जाएगा आपको, 103 हो जाएगा, ठीक है। तो x कितना आ गया, 103/11, मतलब 103/11 आ गया, तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो आप, 9 4/11, 11 9 99, 103/11, इतने डेज में जो है वर्क फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यही पूछ रहा था ना, इन व्हाट टाइम वर्क इज फिनिश, तो क्या हो जाएगा मेरा 9 4/11 डेज में वर्क फिनिश हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लो, चलो कोई भी नहीं है, तो ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी इनकम्प्लीटेड इन 50 डेज, एक कॉन्ट्रैक्ट को 50 दिन में खत्म करना है। एंड 105 मैन वेयर सेट टू वर्क, 105 आदमी से उसको खत्म कराना है, ठीक है। ईच वर्किंग 8 आवर ए डे, मतलब सारा जो मैन है एक दिन में 8 घंटे काम करता है। कह रहा है आफ्टर 25 डेज 2/5 ऑफ द वर्क इज फिनिश, मतलब 25 डेज के बाद मेरा 2/5 भाग जो काम है वो फिनिश हो जाता है। हाउ मेनी एडिशनल मैन बी इम्प्लाइड, कितना एडिशनल आदमी ऐड किया जाए, सो दैट द वर्क में बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, जिससे काम मेरा टाइम पे खत्म हो जाए। ईच मैन नाउ वर्किंग 9 आवर ए डे, इस केस में क्या है मेरा जो मैन है 9 आवर ए डे काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला M1D1 by W1 इक्वल टू क्या है M2D2 D2, ये तो बहुत क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो ये तो आपको
अच्छे से पता होना चाहिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर ऑलरेडी कर रखा है। तो गाइज इनिशियली नंबर ऑफ मैन कितना है, 105 है, ठीक है। अब जो है कितना दिन में काम कर लेता है, उसको करना है 25 दिन में जो है कितना वर्क खत्म हो जाता है, 2/5 ऑफ द टोटल वर्क, तो 2/5 W फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब जो है आदमी कितना काम कर रहा है, टाइम कितना लेता है, एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेरा M2 है, ये कह रहा है, अब कह रहा है कितना एडिशनल मैन को काम में लगाया जाए जिससे काम टाइम पे खत्म हो जाए। तो मान लेते हैं x आदमी एक्स्ट्रा रखा जाए, तो 105 + x हो जाएगा, जिससे मेरा काम कितने दिन में खत्म हो जाए भाई, टाइम पे। तो मतलब कितने दिन में खत्म हो जाए मेरा, D2 कितना हो जाएगा, टोटल 50 डे है, और 25 डे जो है मेरा ऑलरेडी ये वर्क कर चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 डे टाइम पे काम खत्म हो जाएगा, तो 25 होना चाहिए D2। और W2 मेरा कितना बच गया, बचा हुआ काम क्या हो जाएगा, ये 3/5 बचा हुआ काम हो जाएगा, ठीक है। और कितना टाइम कर रहा है ये लोग काम करेगा भाई, क्वेश्चन में दिया है वर्किंग 9 आवर ए डे, मतलब 9 घंटा काम करेगा। तो इस फॉर्मूला को सिंपली इसमें रख दो, 105 गुना 25 गुना 8/2/5 W किसके बराबर हो जाएगा, 105 + x इंटू 25 × 9/3/5 W। अब यहाँ से फटाफट कैलकुलेशन करो, W से W चला गया, 5 से 5 चला गया। अब देखो ये 25 से 25 चला गया, और ये और जाएगा नक्का नौका। ओके, यहाँ से देखो ये आपको 2 3 से 3 चला गया, ठीक है। और फिर से ये 3 3 9 35 से चला गया, और ये 4 से चला गया, यानी 105 + x कितना आ गया आपको, ये आ गया 35 छके 104 से 20 का शून्य 140, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 35। मतलब 35 आदमी को और इम्प्लॉय करना पड़ेगा, जिससे मेरा जो काम है टाइम पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 35 सी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको इसको मजा आएगा। देखो इसमें कह रहा है ए कैन बिल्ड अप ए स्ट्रक्चर इन 8 डे, ए किसी स्ट्रक्चर को 8 दिन में बना लेता है, ठीक है। मतलब ए का जो है 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/8 पार्ट ये काम कर लेता है, ठीक है। अब जो है बी कैन ब्रेक इट इन 3 डे, बी जो है उस स्ट्रक्चर को तोड़ देता है, मतलब एक दिन में कितना तोड़ सकता है ये, 1/3 पार्ट। तो ये मतलब बना रहा है स्ट्रक्चर, इसको प्लस लिखते हैं, और ये तोड़ रहा है, इसको माइनस लिख देते हैं। अब क्या कह रहा है भाई, ए हैज़ वर्क फॉर 4 डेज, ए जो है 4 दिन काम करता है, तो ये 4 दिन में कितना कर लेगा भाई, 4 × 1/8 यानी 1/2 कर लेगा। देखो ए एक दिन में इतना कर रहा है ना, तो 4 दिन में 1/2 करेगा। अब क्या कह रहा है, एंड देन बी ज्वाइन टू वर्क विथ ए फॉर अनदर 2 डे। अब जो है ए और बी मतलब 4 दिन के बाद साथ में 2 दिन काम कर रहा है, तो ए और बी साथ में 2 दिन में कितना काम कर लेगा भाई। तो देखो ये कितना कर लेगा, 2 डेज, और ए जो है 1/8 ये बना रहा है स्ट्रक्चर, और बी क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 2 24 हो जाएगा, 3 8, यानी कितना हो जाएगा, -10/24 हो जाएगा। तो इतना जो है वर्क होगा 2 डेज में, ठीक है। तो निगेटिव मतलब बना रहा है, तोड़ रहा है, तो तोड़ने वाला का ज्यादा वर्क हो रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब जो है ए 4 दिन काम करता है, ओ ए प्लस बी 2 दिन काम कर रहा है, तो टोटल 6 डेज का वर्क हो गया। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन बिल्ड अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो रिमेनिंग पार्ट को ए कितने दिन अकेले में बना लेगा। तो देखो टोटल वर्क डन इन 6 डे कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन इन 6 डे कितना हो जाएगा भाई, 6 डेज में ए जिसमें 4 दिन काम करता है, फिर ए प्लस बी 2 दिन काम करता है, तो 1/2 -10/24 हो जाएगा। ऐसे प्लस करते लेकिन ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये 24 एलसीएम आ जाएगा, 12 - 10 यानी कितना हो जाएगा, 1/12। मतलब 6 दिन में इतना काम खत्म हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क अब कितना रह जाएगा, जो ए को करना पड़ेगा, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, ये 1 - 1/12 यानी 11/12 पार्ट बच गया, रिमेनिंग वर्क है, ठीक है। तो अब है कह रहा है कि इसको ए कितने दिन में कर लेगा, मतलब ए मान लेते हैं इसको जो है एक्स डेज में फिनिश कर लेगा। तो मतलब क्या है, ए का देखोगे तो 8 एक दिन में 1/8 पार्ट कर रहा है, ठीक है। यानी 1/8 इंटू एक्स कितना दिया है, 11/12 होना चाहिए ना। तो देखो ये 4 दूना 8, 4 तिया 12, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 22/3। मतलब ए जो है बचे हुए काम को 7 1/3 डेज में कर लेगा। तो बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, होपफुली आपको मजा आया होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन नहीं है, ई विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 24 और 36 दिन। मतलब ए बी सी अकेले किसी काम को कितने दिन में करता है, ए 18 दिन में, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो कह रहा है दे वर्क अल्टरनेटली, फर्स्ट डे जो है सी काम करता है, सेकेंड डे बी काम करता है, थर्ड डे ए काम करता है, ठीक है।
फोर्थ डे फिर सी करता है, इस तरह सी बी ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द वर्क, मतलब टोटल कितना टाइम लगेगा इस तरह से काम खत्म होने में। तो इसको फिर मैं आपको मैं एक स्मार्ट ट्रिक बताता हूँ। इसमें 18, 24, 36 का एलसीएम ले लो। टोटल वर्क हमारा हम लोग के उसको एज्यूम करके बनाएंगे। तो 18, 24, 36 का एलसीएम फटाफट लो, कितना हो जाएगा? ये आपको 6×3 = 18, 6×4 = 24, 6×4 = 36, 3×3 = 4, 2 हो गया, फिर आपको 2 1 2 1, 6×3 = 18, दूना 36, दूना 72। तो टोटल वर्क मान लो 72 यूनिट है। तीनों का कॉमन होना चाहिए एबीसी का, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो टोटल वर्क 72 यूनिट है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए कितना यूनिट पर डे कर रहा है? 4 यूनिट पर डे कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 3 यूनिट पर डे करेगा। सी कितना करेगा? 2 यूनिट पर डे करेगा, ठीक है। अब देखो, पहले सी काम करता है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर सी कर रहा है, बी, इस तरह कर रहा है। टोटल 72 यूनिट्स काम खत्म करना है, तो कितना टाइम लगेगा? सी जो है एक दिन में कितना कर लेता है भाई? 2 यूनिट। बी कितना करता है? 3, और ये 4, तो 2 3 5 4 9 हो गया। तो 9, फिर 9 18, इसी तरह आगे बढ़ेगा, इसी तरह आगे बढ़ेगा, ठीक है, सीबीए करके। तो ये देखो, ये जो 9 है, तो मतलब कितना टाइम लगना चाहिए? 8 बार और होना चाहिए, मतलब 8 टाइम सीबीए रिपीट करेगा तब तो 9 × 8 72 होगा। तो मतलब 8 टाइम रिपीट करेगा तो कितना है? अब तीनों एक एक दिन काम कर रहा है, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा? 24 डेज में जो है काम फिनिश हो जाएगा, जब सीबीए अल्टरनेटली काम करेगा, ठीक है। तो 24 डेज क्या हो जाएगा मेरा? सी विल बी द आंसर। तो गाइस, जब आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका भी इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है आपके बैंकिंग एग्जाम, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और बैंकिंग क्लर्क एग्जाम में भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 368 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड इन 8 आवर। तो ट्रक का स्पीड क्या हो जाएगा भाई? 368 किलोमीटर ट्रेवल करता है 8 घंटे में, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 हो गया, ठीक है, और 8 छके 48, 46 किलोमीटर पर आवर वो ट्रक का स्पीड है। आगे क्या कह रहा है? हाउ मच टाइम वुड ए कार टेक एट एन एवरेज स्पीड विच इज 18 किलोमीटर मोर देन दैट द स्पीड ऑफ द ट्रक। जो अब एक कार है, ये तो ट्रक का स्पीड हो गया, कार का स्पीड कह रहा है जितना ट्रक का स्पीड है उससे 18 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी कार का स्पीड क्या है? 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। अब कह रहा है इसको कितना टाइम लगेगा टू कवर ए डिस्टेंस विच इज 16 किलोमीटर मोर देन दैट ट्रेवल बाई ट्रक। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कार? ये जो है जितना ट्रक कर रहा है 368, उससे जो है 16 ज्यादा कर रहा है, यानी 384 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना टाइम लेगा इतने डिस्टेंस को कवर करने में? जितना आपको डिस्टेंस है और वेलोसिटी क्या है कार का? 64 है, तो ये आपको आ जाएगा कितना? 6 आवर, मतलब 6 आवर लगेगा कार को इतना डिस्टेंस कवर करने में। सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो, इसमें कह रहा है सुमित ड्रोव एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम होम टू रिसोर्ट। सुमित जो है घर से जाता है रिसोर्ट, होम से जाता है रिसोर्ट। तो ये कितना इसका स्पीड है भाई? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। रिटर्निंग ओवर द सेम रूट, अब ये जाता है और फिर वापस आ जाता है, तो जब वापस आता है तो ही गॉट स्टक इन ट्रैफिक, तो ट्रैफिक में स्टक हो जाता है। एंड टुक एन आवर लॉन्गर, मतलब जितना उसको जाने में टाइम लग रहा है, आने में उससे 1 घंटा ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो ऑल्सो ही कुड ड्राइव ओनली एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। वापस आते टाइम जो है उसका स्पीड कितना रहता है? 40 किलोमीटर पर आवर ही रहता है। तो कह रहा है हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ड्राइव ईच वे, मतलब होम से रिसोर्ट के बीच का डिस्टेंस बेसिकली पूछ रहा है क्या होगा। तो मान लेते हैं होम से रिसोर्ट के बीच का डिस्टेंस x है। तो गाइज अब देखो, ये जो है कितना? 40 किलोमीटर पर आवर से जितना टाइम लेता है और जितना 45 किलोमीटर पर आवर से टाइम लेता है एक्स डिस्टेंस को कवर करने में, वो हमको 1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है 40 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको, इसका यहाँ से एलसीएम निकाल लो, 40 45 का, 5×8 = 40, 5×9 = 45, यानी 8×9 = 72, 5×360 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऊपर में क्या हो जाएगा? 9x माइनस 8x, तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 360 आ गया। तो मतलब घर से रिसोर्ट के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसमें कह रहा है कार रन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर व्हेन नॉट सर्विस, मतलब अगर सर्विसिंग नहीं है कार की तो 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है। एंड रन एट 65 किलोमीटर पर आवर व्हेन सर्विस, जब सर्विसिंग गाड़ी की कर दी जाती है कार की, तो 65 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। आफ्टर सर्विसिंग द कार कवर से सर्टेन डिस्टेंस इन 5 घंटा, सर्विसिंग करने के बाद जो है सर्टेन डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर करता है। तो भाई 5 घंटा कवर करता है, स्पीड क्या है जब सर्विसिंग हो जाती है? 65 है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 325 किलोमीटर किया, ठीक है। ये तो यही निकाल लेंगे।
अब कह रहा है हाउ मच अप्रॉक्स टाइम विल द कार टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करने में व्हेन नॉट सर्विस। तो जब सर्विसिंग नहीं है तब उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 अटे 32 हो गया। अप्रॉक्स बोल सकते हैं 8 आवर, ठीक है, तो अप्रॉक्स लेना है, डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है ए एंड बी आर टू स्टेशन 1000 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, ए एंड बी दो स्टेशन है, ए एंड बी दो स्टेशन है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड मूव टुवर्ड बी, एक ट्रेन ए से बी की तरफ मूव करती है 40 किलोमीटर पर आवर से, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी, एक दूसरा ट्रेन बी से स्टार्ट होती है ए की तरफ एट द सेम टाइम एंड मूव्स टुवर्ड्स ए एट 60 किलोमीटर पर आवर से वो मूव करती है, ठीक है। तो कह रहा है हाउ फार फ्रॉम ए से कितने दूरी पे, कह रहा है ए से कितने दूरी पे विल दे क्रॉस ईच अदर, ठीक है, कितने दूरी पे ए से दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? क्रॉस कर लेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे क्रॉस कर लेगा, ठीक है। तो गाइस अब क्या हो जाएगा मेरा? x/40, ये क्या हो जाएगा? x/40 ये कितना हो जाएगा? 1000 माइनस x/60 हो जाएगा, मतलब समझे आप? जो a जो है मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं x किलोमीटर फ्रॉम a ये मीट करता है, तो इससे x किलोमीटर रहा तो b से कितना होगा? 1000 माइनस x होगा, टोटल तो 1000 ही होगा ना। तो हम तो गाइज यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा आपको? 20 दूना 40, 20 तिया 60, ठीक है, यानी 2000 माइनस 2x कितना हो जाएगा आपको? 3x हो जाएगा, यानी 5x 2000, x का वैल्यू कितना आ गया? 400। मतलब a से 400 किलोमीटर पे दोनों क्रॉस मिल जाएगा, ठीक है, क्रॉस करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? बी विल बी द आंसर। तो वही जब आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है एक्स एंड वाई स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर एट 8 AM एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक्स एंड वाई स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स इधर है वाई इधर है, ठीक है। तो एक्स वाई की तरफ आ रहा है, वाई एक्स की तरफ आ रहा है, तो एक्स का स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर है, और वाई का स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो कह रहा है रेस्पेक्टिवली दे वेयर इनिशियली 17.5 किलोमीटर अपार्ट, इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस 17.5 किलोमीटर था। एट व्हाट टाइम डू दे मीट, तो कह रहा है कितने टाइम के बाद दोनों मीट करेगा, तो मान लेते हैं एक्स आवर के बाद दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज मेरा क्या हो जाएगा? एक्स आवर में जो है 3 किलोमीटर पर आवर से ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 3x, और ये कितना कवर करेगा? 4x करेगा, ठीक है। अब मेरा क्या दिया गया है? दोनों कितना दूर है, दोनों के बीच का दूरी जो है 17.5 है, यानी 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 17.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है 7x आपका आ गया, 17.5 हो गया, तो x कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 आवर के बाद जो है दोनों मिल जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा अब? लेकिन यहाँ क्या कर रहा था कि x जो है 8 बजे स्टार्ट करता है, 8 बजे सुबह से, तो इससे कितने देर बाद मिल जाएगा? 2.5 घंटे बाद, यानी 10:30 बजे क्या करेगा? मिल जाएगा। तो 10:30 AM ए विल बी द आंसर। अब ध्यान रखना, बहुत बच्चे पीएम भी दिया है, तो ये मिस्टेक मत कर देना, पीएम मतलब रात वाला होता है, यहाँ देखो सुबह है ना, 8 AM से किया है, तो उसके 2.5 घंटे बाद मिल जाएगा, तो 10:30 बजे सुबह में मिलेगा, तो ए विल बी द आंसर। तो ये जब आता है अगले क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है शांतनु स्टार्टेड साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी फ्रॉम कॉर्नर पॉइंट ए। शांतनु जो है एक स्क्वायर फील्ड है ए बी सी डी, ठीक है, उसमें साइकिलिंग कर रहा है, ये जो है स्क्वायर फील्ड है, ए बी सी डी है, ठीक है। तो ए से जो वो स्टार्ट करता है साइकिलिंग करना, आगे क्या कह रहा है? आफ्टर 1/2 आवर ही रीच द कॉर्नर पॉइंट सी, मतलब जो है ये कॉर्नर पॉइंट सी जो है ये ए बी बी सी होते हुए पहुंच जाता है कितने देर में? हाफ एन आवर में, ठीक है। डायगनी अप्रोच पॉइंट है इफ हिज स्पीड बाय 16 किलोमीटर पर आवर, और ये 16 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। तो देखो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, यानी कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर ये मतलब डिस्टेंस तय करेगा। अब ये ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, डायगनी अपोजिट सी से जा रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर है तो ये एक्स होगा, तो ये भी एक्स होगा, मतलब जो है ये 2x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ए से सी जाने में। अब ये मेरा 2x कितना दिया गया है? 8 के बराबर है, तो x कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमको क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो इसका जो है स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर, यानी 16 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी आपके वेटेज अच्छे खासे रहते हैं एसबीआईपीओ, आईपीएसपीओ और आरआरबीपीओ और बैंक क्लर्क के एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक 528 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, एक जो बोट अपस्ट्रीम चलती है, अपस्ट्रीम जा रही है, तो कितना टाइम ले रही है? 528 मिनट, तो ये आवर में कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाई?
ये हो जाएगा आपको 528 को 60 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 6 8 480 हो जाएगा, फिर 128 हो जाएगा, ठीक है। तो 128 मतलब कितना हो गया, 8 घंटे 48 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 8 आवर, और फिर इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो बच्चों के 48 बारह पचे 60, यानी 8 4/5 बोल सकते हो, इतना आवर है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम जाने में इसको इतना टाइम लगता है, वाइल इट टेक्स 240 मिनट। अब 240 मिनट लगता है, यानी कितना हो गया, ये तो सीधा हो गया 4 घंटा लगता है डाउन स्ट्रीम जाने में, टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम। मतलब डिस्टेंस क्या है मेरा, दोनों में सेम है, ठीक है। डिस्टेंस सेम है और डाउन स्ट्रीम जाने में इसको टाइम लग रहा है भाई 4 घंटा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट। मतलब स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द करंट हमको पूछ रहा है क्या होगा। तो गाइस देखो यहाँ से जो है डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस मेरा क्या है, सेम है। तो मान लेते हैं, तो गाइज देखो इसमें जो है अपस्ट्रीम स्पीड इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम इसको y मान लेते हैं। तो जो है x, अब x किलोमीटर पर आवर से ये इतना घंटा लेती है d डिस्टेंस कवर करने में, y किलोमीटर पर आवर से 4 घंटा लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने में। मतलब डिस्टेंस सेम है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, अपस्ट्रीम वेलोसिटी और जितना टाइम लेती है 8 4/5, ये किसके बराबर हो जाएगा, जितना डाउनस्ट्रीम स्पीड y और जितना टाइम लेती है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, x इंटू 8 × 5 = 44/5 हो जाएगा, और ये 4y हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 11 से चला गया, यानी x/y यहाँ से कितना आ गया, x/y कितना आ जाएगा यहाँ से 11, 5:11 आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या कह सकते हैं, x पता चल गया, y पता चल गया हमको, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं y/x लिख लेते हैं, ठीक है। 11/5 हो गया। अब ये अपस्ट्रीम स्पीड है, तो इसको मान लो a है, ये a है, तो ये मेरा क्या है, अपस्ट्रीम स्पीड है, ये मेरा क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड है। तो स्पीड ऑफ द बोट क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ द बोट जो है अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड बाई 2 होता है ना, तो ये 8a हो जाएगा, ठीक है। और मेरा स्पीड ऑफ द करंट क्या हो जाता है भाई, अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड का दोनों का जो डिफरेंस रहता है उसको हाफ से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 11 में ए में से 5 गया 6 डिवाइड बाई 2, यानी 3a हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट बाई वेलोसिटी ऑफ करंट क्या होगा, तो ये 8a/3a हो जाएगा, ठीक है। तो a से a चला गया, यानी 8:3 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा सी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है रिवर इज फ्लोइंग विद ए स्टेडी स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर करंट का जो स्पीड है वो कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। इसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, वन रोज हिज बोट डाउन स्ट्रीम इन द रिवर एंड देन रिटर्न बाय रोइंग अपस्ट्रीम इन द सेम रिवर। मतलब एक जो है डाउन स्ट्रीम जाता है, फिर वापस अपस्ट्रीम में आता है सेम रिवर में, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज 42 किलोमीटर। मतलब जब देखो, अगर रिवर ये जो है, अगर ये रिवर है ए से बी है, ठीक है, तो ये रिवर के साथ डाउनस्ट्रीम जाता है, फिर बी से ये वापस आता है, तो टोटल डिस्टेंस 42 है कवर किया, तो ये मतलब 21 होगा। मतलब जो लेंथ ऑफ द रिवर है, क्योंकि 21 आता है 21 जाता है, टोटल 42 है, ठीक है, तो 21 किलोमीटर हो गया। कह रहा है इफ द रिटर्न जर्नी टेक्स 2 आवर मोर देन हिज आउटवर्ड जर्नी। जब वो वापस आता है अपस्ट्रीम स्पीड से तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगता है, ठीक है। मतलब अपस्ट्रीम स्पीड जो है और डाउनस्ट्रीम स्पीड का जो डिफरेंस है टाइम का, ये हमको दिया गया है कितना है, 2 आवर है, ठीक है। कह रहा है देन स्पीड ऑफ हिज रोइंग इन स्टिल वाटर मस्ट बी। मतलब जो है वेलोसिटी ऑफ बोट बोल रहा है क्या होगा, स्टिल वाटर में, ठीक है। तो गाइज हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि देखो हमको क्या दिया गया है, ये जो पता है ना टाइम का डिफरेंस कितना लगता है उसको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने में, ठीक है। तो गाइज टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 21 जो किलोमीटर है उसको अपस्ट्रीम स्पीड से जा रहा है, माइनस 21 किलोमीटर को ही डाउनस्ट्रीम स्पीड से जाता है, ये हमको 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया है। इसको लिख लेते हैं। अब मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट जो है x मान लेते हैं, और स्पीड जो करंट का स्पीड है कितना है, 4 है। तो मेरा यहाँ से जो है अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 21 बाई अपस्ट्रीम स्पीड क्या है भाई, x-4 है, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, x+4 है, ठीक है, तो ये 2 है। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लो कि x का वैल्यू यहाँ से ना, अगर x का वैल्यू 10 रखोगे तो देखो ये 21/6 यानी 7/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हिट एंड ट्रायल से निकाल लेना, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यानी x का वैल्यू 10 आ गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट ही तो x था ना, तो यानी ये 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या आ जाएगा, बी विल बी द आंसर।
तो गाइज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि होपफुली आपके अभी तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो फटाफट कर लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मैंने सारे अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट वन शॉट में एक्सप्लेन किया, उस पर लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएं, ठीक है। तो जितने भी अरिथमेटिक टॉपिक है सारे के कंसेप्ट मेरे क्लियर करा के रखे हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ये जो क्वेश्चंस है आपको इजीली बन जाएंगे। तो इसका मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है। तो गाइस जब आता है पाइप एंड सिस्टम का, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है ए टैप हैविंग डायमीटर डी कैन एम्प्टी ए टैंक इन 40 मीटर, ठीक है। एक टैप है जिसका डायमीटर डी है, वो टैंक को कितने देर में खाली कर देती है, 40 मिनट में फुल एम्प्टी कर देती है, ठीक है। कह रहा है हाउ लॉन्ग अनदर टैप हैविंग डायमीटर 2D। अब जो अनदर टैप है जिसका डायमीटर 2D है, तो वो कितने टाइम में एम्प्टी कर देगी सेम टैंक को। तो गाइस देखो यही कॉन्सेप्ट का होता है, ठीक है। एरिया ऑफ टैप क्या होता है भाई, एरिया ऑफ टैप जो होता है वही होता है आपका वर्क डन बाई पाइप, ठीक है। कि एरिया जितना होगा उतना ही वर्क डन करेगा पाइप, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान में रखना। मतलब अगर जो है डायमीटर मेरा कितना कर दिया गया है भाई, यहाँ पे डायमीटर है 2 टाइम्स कर दिया गया है, ठीक है। तो उसका जो एरिया है वो कितने से चेंज हो जाएगा, 4 टाइम्स से। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना जल्दी जो है आपका खाली होगा, एम्प्टी होगा टैंक, ठीक है। तो अब जैसे पहले 40 मिनट में हो जाता था, तो एरिया अब कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया है। तो अब जो है 10 मिनट में ही खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर, सी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टर्न का। देखो इसमें कह रहा है ए सिस्टर्न हैज 3 पाइप ए बी सी, 3 पाइप है ए बी सी। पाइप ए एंड बी कैन फिल इट इन 3 घंटा 4 घंटा में रेस्पेक्टिवली, वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड सिस्टर्न इन 1 आवर। मतलब ए बी इनलेट पाइप है तो ये 3 घंटे 4 घंटे में भर देती है, और सी आउटलेट पाइप है उसको 1 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देती है। कहता है इफ द पाइप्स आर ओपन इन ऑर्डर एट 3 PM 4 PM एंड 5 PM रेस्पेक्टिवली। मतलब एबीसी पाइप को 3 बजे 4 बजे और 5 बजे खोला गया है, तो एट व्हाट टाइम विल द सिस्टम विल बी एम्प्टी। मतलब किस टाइम में सिस्टम खाली हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द सिस्टम गेट एम्प्टी इन M आवर। मतलब 3 बजे जब खोला गया सारे पाइप को, मतलब जब ए को, उसके जो है मान लेते हैं M आवर बाद, उसके मान लेते हैं X आवर के बाद जो है सिस्टम पूरा खाली हो गया, ठीक है। जब टैंक को 3 बजे खोला गया था उसके X आवर के बाद जो है आपका सिस्टम एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो इस केस में जो है मेरा वर्क डन बाई जो पाइप ए होगा, ठीक है, वर्क डन बाई ए इन M आवर इन X आवर, ठीक है। X आवर में वर्क डन बाई ए प्लस जो है मेरा वर्क डन बाई बी इन X-1 आवर। तो मैंने X-1 क्यों लिखा है, क्योंकि पाइप बी जो है 1 घंटे बाद खुलती है, ठीक है। ये प्लस जो है आपका वर्क डन बाई सी। अब सी का जो वर्क डन होगा क्या होगा भाई, वो तो खाली कर रहा है, तो वर्क डन बाई सी इन X-2 आवर, क्योंकि सी पाइप जो है 2 घंटे बाद खुलती है, तो ये सब का सम जीरो होना चाहिए, क्योंकि दो भर रहा है और एक खाली कर रहा है, टोटल नेट इफेक्ट तो जीरो होगा ना। तो अब गाइज यहाँ से देखो वर्क डन बाई ए इन X-आवर कितना हो जाएगा, X/3 हो जाएगा, क्योंकि जो है ये 3 घंटे में भरती है ए वाला। बी वाला का देखोगे तो ये X-1/4 हो जाएगा, और सी वाला खाली कर दी है तो ये क्या होगा -X-2। और ये जो है कितने टाइम में खाली कर देती है, 1 घंटे में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा जीरो। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फटाफट निकालते हैं, ये 12 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 3x-3 हो जाएगा, ठीक है। ये -12x+24 हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से 7x -5x +21 जो है आपका जीरो आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.2। तो 4.2 का मतलब क्या है, 4 घंटा 12 मिनट मतलब है इसका, ठीक है। 4 घंटा 12 मिनट है, मतलब 4 घंटा 12 मिनट के बाद जो है पूरा सिस्टम एम्प्टी हो जाएगा। तो 3 बजे खुला है, 3 बजे आपका खुला है, तो 3 बजे के बाद 4 घंटे इतने देर बाद खाली हो जाएगा, यानी 7:12 PM पे पूरा सिस्टम एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 7:12 PM, बी विल बी द आंसर। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, मजेदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और थोड़ा टाइम फ्रेम में दिया हुआ था, तो थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है। तो गाइज आजकल ऐसा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। तो गाइज इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 6 एप्पल 5 बनाना एंड x+4 ऑरेंज। तो गाइज आपका एक बैग है, ठीक है। ये बैग है, इस बैग में क्या है, 3 तरह के फ्रूट हैं, 6 एप्पल है, ठीक है, 5 बनाना है, और x+4 क्या है, ऑरेंज है, ठीक है। तो इसको बी लिख लेते हैं, इसको ओ लिख लेते हैं, ठीक है, समझ जाओगे आप।
अब जो है इसमें टोटल बॉल कितना हो गया, इसमें जो टोटल आपका फ्रूट्स है वो कितना हो जाएगा, x+15 हो जाएगा फ्रूट्स, ठीक है। अब कहता है इफ टू फ्रूट्स आर टेकन एट रैंडम, इससे अगर दो फ्रूट निकाला जाए रैंडमली, तो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ आर एप्पल इज 1/14। तो मतलब इससे अगर दो अगर निकाल लें फल, तो इसमें जो है एप्पल का निकलने का प्रोबेबिलिटी 1/14 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो मेरा एप्पल है कितना, 6 है, तो 6 में से 2 निकलेगा, और टोटल मेरा फ्रूट्स कितना है, 15+x है। इसमें से 2 निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है ये 1/14 दिया गया है, ठीक है। तो अब हमको चाहिए x का वैल्यू क्या होगा। तो गाइज देखो, इसको क्या है, बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने लगेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन मैं बोलूंगा हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। फैक्टोरियल 6/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आप निकाल लो, 6 × 5 और 2 यानी 15 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला 15 हो जाएगा। तो नीचे वाला कितना होना चाहिए कि मेरा नीचे 14 का रेशियो आ जाएगा, सोचो थोड़ा। तो गाइज अगर x का वैल्यू 6 रखोगे तब ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रहा है। 21c2 जो है ये कितना हो जाएगा, 19, 2 हो जाएगा, 21 × 20/2, 210 हो जाएगा। तो 210 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 का 15 और फिर 14 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट वे में कैलकुलेट करना, आप हर चीज को कैलकुलेट मत करना, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी x का वैल्यू 6 आ गया, यानी नंबर ऑफ ऑरेंज में कितना है, 6 + 4 10, लेकिन हमको तो चाहिए वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू 6 है, b विल बी द आंसर। तो यही लेवल रहेगा प्रीलिम्स में, जो है ना, इससे ज्यादा लेवल आपको नहीं पूछेगा। इसी तरह का मतलब कुछ मिसिंग टर्म रहेगा जिसको आपको खोजना रहेगा, ठीक है। और किसी एक का प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा और अननोन का वैल्यू आपको निकालना रहेगा। तो गाइज जब आते हैं अगले क्वेश्चन में, तो गाइज इस क्वेश्चन को मैं देखते हैं इसका सॉल्यूशन आप दे सकते हो, तो बोलोगे कैसे, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। द बॉक्स कंटेन्स ए सर्टेन नंबर ऑफ रेड बॉल एंड सर्टेन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, ठीक है। तो मान लो x रेड बॉल है और y ग्रीन बॉल है, ठीक है। इफ टू बॉल्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, अगर आप उससे दो बॉल निकाला जाए तो प्रोबेबिलिटी दैट बॉल बिंग रेड इज 1/6, ठीक है। तो दे लो आपके लिए बना देता हूं मैं एक बैग, ये आपका बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में क्या है मेरा भाई, एक्स रेड बॉल है और वाई मेरा ग्रीन बॉल है, ठीक है। अब इससे जो है इस बैग से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टू बॉल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। टू बॉल्स निकाल रहे हैं रैंडमली, ठीक है, टू बॉल्स निकालते हैं। तो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी बिंग रेड, अब रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी जो है, यानी x+y(c2) मेरा कितना दिया गया, 1/6 दिया गया है, ठीक है। लेकिन कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन दैट बॉक्स, तो टोटल बॉल तो x+y है, लेकिन मेरा देखो ये तो एक ही इक्वेशन है ना, और इसमें देखो दो वेरिएबल एक्स वाई है, तो मतलब एक इक्वेशन से तो नहीं निकल पाएगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, ई विल बी द आंसर। तो ये आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था, वो तो मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया, लेकिन जो बच्चे बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो समझ जाएंगे कि मेरा कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, क्योंकि भाई इसमें दो अननोन है। अगर एक अननोन रहता तो मेरा एक जो दिया गया था प्रोबेबिलिटी इससे निकल जाता, लेकिन दो अननोन है इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप देखते ही 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, अगर आपने मेरा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा जो 2 आवर्स की है, और उसमें प्रोबेबिलिटी की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके साथ मैंने लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके प्रोबेबिलिटी की कंसेप्ट वाली वीडियो अच्छे से देख लेना, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। तो अब आता है अगले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल एंड 3 पिंक बॉल, ठीक है। तो एक बैग है आपका, ये बैग है, और इस बैग में कितना बॉल है भाई, 6 मेरा रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है और 3 पिंक बॉल है, ठीक है। इसको लिख लिया। कह रहा है टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, इस बैग से जो है हम लोग दो बॉल निकालते हैं रैंडमली, ठीक है, टू बॉल्स निकालते हैं रैंडमली। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज पिंक एंड अदर इज ग्रीन और वन बॉल इज रेड एंड अदर इज पिंक। तो गाइज देखो यहाँ क्या है, और है, तो जब भी और होता है तो ये मैंने आपको बताया है प्रोबेबिलिटी के लॉ में ये हमेशा क्या होता है, एडिशन होता है, और मतलब एडिशन है। तो देखो वन बॉल पिंक एंड अदर इज ग्रीन, तो एक पिंक निकले, तीन में से एक, तीन पिंक बॉल है, और जो है मेरा अदर ग्रीन हो, तो अदर ग्रीन हो तो तीन ग्रीन है उसमें एक हो, और टोटल बॉल कितना है, 6 3 9 3 12, 12 में से दो, या तो ये होगा, और क्या है भाई, वन बॉल इज रेड, तो रेड 6 में से एक होगा सेलेक्ट, ठीक है। और अदर इज पिंक, तो पिंक तो तीन में से एक लेना पड़ेगा, तो टोटल फिर से 12 C2 है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करो, 3C1 जो होता है ना वो NC1N होता है, 3C1 3 होता है, ठीक है, तो 3 × 3 हो जाएगा। अब 12C2 कितना हो जाएगा,
12 10 2 हो जाएगा, 12 गुना 11 यानी 2, यानी 66 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा, और ऊपर ये कितना हो जाएगा 6 तिया 18। ठीक है, तो 9 27/66 हो जाएगा। तो ये सॉर्ट कर लो, और ये 9 हो गया, ये 22 हो गया। ठीक है, तो ए विल बी द आंसर। तो आते हैं प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत खूबसूरत और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखो, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 येलो बॉल। ठीक है, तो एक बैग है आपका, ये आपका बैग है। इस बैग में कितना है भाई, 4 रेड बॉल है, लाल बॉल है, और 4 पीला बॉल, येलो बॉल है। अब कहता है इफ 4 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, इस बैग से जो है 4 बॉल्स को निकाल लिया जाता है रैंडमली। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल पिक्ड अल्टरनेटिवली आर ऑफ डिफरेंट कलर इफ रिपीटिशन नॉट अलाउड। मतलब जो चारों बॉल है अल्टरनेटली भी डिफरेंट कलर का हो। तो भाई ये कैसे हो सकता है, संभावना इसका कैसे बन सकता है। जैसे पहला बॉल रेड हो तो दूसरा क्या हो, येलो हो, फिर रेड हो, फिर येलो हो। या तो ये हो सकता है, या पहला बॉल येलो हो, फिर रेड हो, फिर येलो हो, फिर रेड हो। दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, ये 1 और 2, यही हो सकता है ना। अल्टरनेटिवली मतलब बार जो है अल्टरनेट होना, डिफरेंट कलर होना चाहिए। ठीक है, और कह रहा है रिपीटिशन नॉट अलाउड, मतलब जब एक बॉल निकाल रहे हैं तो उसको फिर वापस नहीं रखा जाता, उतना वो घट जाता है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाता है नेक्स्ट वाले बॉल के लिए, एक कम हो जाता है। ठीक है, तो गाइज इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि मेरा पहला जो रेड हो, फिर येलो हो, फिर रेड हो, फिर येलो हो। तो ध्यान से देखना इसमें, अब मेरा टोटल रेड बॉल कितना है, 4 में से एक निकालेंगे, और टोटल कितना निकालेंगे, 8 में से एक निकालेंगे। ठीक है, अब येलो बॉल निकालने का क्या हो जाएगा पॉसिबिलिटी, 4 में से एक निकालेंगे, लेकिन अब बॉल कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, क्योंकि एक रेड बॉल निकाल चुके हैं, तो 7C1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब जो है फिर रेड बॉल निकालने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, अब रेड बॉल 3 रह गया, 3 में से एक, और टोटल बॉल अब कितना 6 रह जाएगा, क्योंकि निकाल एक एक कम होते जा रहा है ना। और फिर से जो है मेरा येलो बॉल निकालने का क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगा, 3C1, और अब 5 बॉल बच गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5C1। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गया। अब दूसरे केस में क्या हो जाएगा, पहला बॉल येलो हो, 4 में से एक येलो बॉल, 8 में से एक, फिर वही करेंगे। ठीक है, और दूसरा रेड बॉल हो, तो दूसरा रेड बॉल निकालने का क्या हो जाएगा, 4 में से एक, लेकिन अब बॉल बच गया 7, उसमें से एक निकालेंगे। फिर जो तीसरा में येलो बॉल आए तो कितना रह गया, अब येलो बॉल आपका 3 रह गया है, तो 3C1, और टोटल बॉल 6 रह गया है। ठीक है, अब फिर से रेड बॉल निकालने का क्या हो जाएगा, 3C1, और अब टोटल बॉल आपका 5 रह गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा, और जब भी रहता है तो क्या होता है, एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो आप, दोनों को कैलकुलेशन करके, तो चेक करना, ये आपका 6/35 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, देखो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। मतलब कलरफुल बॉल को अल्टरनेटिवली निकाला जाता है, तो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो इतना दो पॉसिबिलिटी है, दोनों को हम लोग निकाल लिए, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मतलब जब हम एक बॉल मतलब निकालते हैं तो उतना घट जाता है अगले वाले बॉल के लिए। ठीक है, तो उसका जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है नेक्स्ट बॉल निकालने का, क्योंकि वो घट रहा है, एक एक से सैंपल स्पेस घट रहा है। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी 6/35, बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के अगले क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है एन अर्न कंटेन्स सम ग्रीन रेड एंड ब्लैक बॉल। एक अर्न है, उसमें 3 कलर का बॉल है आपका। ठीक है, क्या है भाई, रेड है, ग्रीन है, और ब्लैक बॉल है। ठीक है, लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द अर्न इज 15, टोटल नंबर बॉल 15 है, रेड ग्रीन मिला के, ब्लैक मिला के। ठीक है, इफ 2 बॉल्स आर पिक्ड, प्रोबेबिलिटी दैट द 2 बॉल्स बिंग ग्रीन इज 2/21। तो मान लेते हैं इसमें ग्रीन बॉल एक्स है, तो जो है, और रेड वाई है, और ब्लैक जेड है। ठीक है, तो भाई इसमें दिया गया है कि अगर दो बॉल निकालते हैं, दोनों बॉल ग्रीन हो, यानी एक्स में दो बॉल ग्रीन हो, और टोटल 15 है, उसमें ये दो हो, तो ये कितना है भाई, 2/21 है। ठीक है, तो कह रहा है नाउ वन बॉल इज पिक्ड फ्रॉम द अर्न, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज आइदर रेड और ब्लैक। अब इससे जो है, इसके बाद जो है एक और मतलब पिक बॉल को निकाला जाता है। ठीक है, एक बॉल को निकाला जाता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेड हो या ब्लैक हो, ये हमको निकालना है इसका प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो गाइज मैं फिर से कहूंगा, फिर हीट एंड ट्रायल मेथड का आप यूज करना। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो सकता है भाई, थोड़ा सोचो सोचो। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अगर आप 5 रखोगे तो 5C2 कितना होता है, 10 होता है। अगर आप बहुत कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको याद ही हो जाएगा, और फैक्ट इसको निकाल लेते, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 15 × 14/2, यानी 105 हो जाएगा। ठीक है, देखो 105 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 21। मतलब अगर हम लोग x का वैल्यू 5 रखेंगे
तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हिट एंड ट्रायल से ही निकाल लेना इसको। तो एक्स का वैल्यू 5 हो गया, मतलब 5 ग्रीन बॉल है इसमें, ठीक है, 5 क्या है इसमें, ग्रीन बॉल है। तो रेड और ब्लैक कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि टोटल बॉल कितना है, 15 है कि नहीं। तो अब जो है हम लोग बॉल निकाल रहे हैं, तो वो रेड और ब्लैक हो, इसका क्या पॉसिबिलिटी है भाई। तो 10 बॉल है रेड और ब्लैक, और टोटल बॉल 15 है, यही हो जाएगा ना, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट अगर स्ट्रांग होंगे तो इजीली बन जाएंगे, ठीक है। तो ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है 2 पर्सन स्टोल द गोल्ड चेन, दो आदमी उसने सोने का नेकलेस चुरा लिया, चेन चुराया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग द फर्स्ट पर्सन इज 1:4, मतलब पहला चोर को जो पकड़ने का प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 1/4 है, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग द सेकेंड पर्सन, जो दूसरा चोर है उसको पकड़ने का जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज कॉट। तो मतलब ओनली वन ऑफ देम कॉट क्या हो गया, मतलब एक पकड़ा है। तो इसमें ये हो सकता है पहला वाला पकड़ा जाए तो दूसरा वाला नहीं पकड़ाएगा, यदि दूसरा वाला पकड़ाया जाए तो पहला वाला नहीं पकड़ाएगा, यही पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। तो पहला वाला पकड़ाया जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 1/4 है। अब ये पकड़ा जाएगा तो दूसरा वाला नहीं पकड़ाएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6 है, क्योंकि ये है पकड़ाने का प्रोबेबिलिटी। अब है पहला वाला नहीं पकड़ाए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, और दूसरा वाला पकड़ाया जाए उसका प्रोबेबिलिटी 1/6। तो या तो ये होगा या ये होगा, तो दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, क्योंकि या तो ये होगा या ये होगा, तो और जब भी होता है तो प्लस हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/24 प्लस 3/24। तो कितना सिंपल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 8/24 1/3 हो जाएगा। सी विल बी द आंसर। तो गाइस ये प्रोबेबिलिटी का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन बन जाएगा, उतना हार्ड नहीं है, लेकिन आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो मेक श्योर इस तरह के जो मैंने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो गाइस जब आते हैं एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन में, इन द फर्स्ट 12 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट मैच द रन रेट वाज 5.5, मतलब 12 ओवर में जो था रन रेट 5.5 था, मतलब 12 गुना 5.5 कर लेंगे तो यही हो जाएगा ना। टोटल रन कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 के सुनना, हाथ में 6, 12×5 = 66, मतलब 66 रन मतलब 12 ओवर में होगा, तभी रन रेट मेरा कितना था, 5.5। तो आप लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे, एक क्रिकेट में ओवर में कितना बॉल होता है, 6 बॉल होता है, ठीक है। तो रन रेट उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। कह रहा है व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 38 ओवर, बचे हुए 38 ओवर में कितना रन रेट होना चाहिए, सो टू रीच द टारगेट ऑफ 300 रन, ठीक है। 300 रन तक हमको पहुंचना है। तो गाइज देखो 300 रन पहुंचने के लिए मतलब क्या हुआ, 66 रन तो ऑलरेडी बन चुका है, तो मतलब रिमेनिंग कितना रन बनना पड़ेगा, 234 बनना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा ओवर कितना है, बचा हुआ जो ओवर है वो 38 है, तो इससे डिवाइड कर दो 38 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 6.16 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस देखो यहाँ पे जो रन होता है, रन तो कभी फ्रैक्शन में मतलब पॉइंट में नहीं हो सकता है, तो इसका जो मतलब इसको हम लोग अप्रोक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्रोक्स कितना लेंगे, 7 ले लेंगे। इसका जो नेक्स्ट वाला आएगा मतलब 7 रन पर ओवर होना चाहिए, तब हम टारगेट पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रन स्कोर हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, इसीलिए अगर फ्रैक्शन में या पॉइंट में आए तो उसका जो नेक्स्ट नियरेस्ट वैल्यू है वो ज्यादा वाला ले लेना, ठीक है। तो गाइज ये बहुत खूबसूरत एवरेज का क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना, बन जाएगा, खूबसूरत है, कंसेप्चुअल है। तो इसका मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे आते, देखो इसमें क्या कह रहा है, द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 26 ईयर ओल्ड। अब कैप्टन जो है 11 मेंबर क्रिकेट टीम का, उसका 26 साल उम्र है, एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्डर। मतलब अगर कैप्टन कितना है भाई, 26 साल का है, और तो विकेट कीपर 3 साल बड़ा है, यानी 29 है, ठीक है। कह रहा है इफ द एजेज ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, तो इस दोनों को अगर एज एज कितना है, सम 33 35 20 55, ठीक है, 55 है ना, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब इसको माइनस कर दिया जाए पूरे टीम के एज से, देन एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। तो मान लो पहले अगर एवरेज एक्स था टीम का, तो जब इस दोनों क्रिकेट कैप्टन और विकेट कीपर का एज अगर हटा देते हैं तो एवरेज क्या हो जाता है मेरा, 1 ईयर लेस हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम, एवरेज एज ऑफ द टीम कितना था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें तो मजा आएगा। तो देखो क्या करो, हमारा 11 प्लेयर था, तो 11 प्लेयर जैसे था x1 x2 ऐसे करके डॉट 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 11 प्लेयर है, ठीक है। तो 11 प्लेयर का भाई एवरेज कितना था, x था, ठीक है।
अब जो है 9 खिलाड़ी का तो हमको पता नहीं है क्या है भाई, उसका जो है एज क्या है, ये इसको लिख लेते हैं। लेकिन हमको जो 2 खिलाड़ी है उसका एज पता है, उसका एज कितना है आपका 55 है, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये हो गया कितना, एक्स हो गया। मतलब 1 से लेके 9 तक जितना आपका टीम है उसका जो एज है उसका सम कितना हो जाएगा, 11x माइनस 55 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे में ऐसे ध्यान में रखना। तो एक इक्वेशन मेरा ये हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लो। अब हमको क्या दिया गया है कि अगर इस दोनों को मतलब एज हटा लिया जाए तब मेरा जो एवरेज एज है वो 1 साल कम हो जाता है। मतलब अब जो 9 खिलाड़ी ही आपका बचेगा ना, जब 2 खिलाड़ी को आप हटा दोगे, एक जो आपका कैप्टन है और एक विकेट कीपर है, तो 9 खिलाड़ी है, तो 9 खिलाड़ी का एवरेज कितना है भाई, x माइनस वन बोला है, 1 साल कम हो जाता है। यानी x1 से लेके x9 तक का जो एज का सम है वो कितना हो जाएगा, 9x माइनस नाइन। तो गाइज देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। दोनों में x1 से लेके x9 तक प्लेयर का सम दिया गया है, ठीक है। तो 11x माइनस 55 कितना हो जाएगा, 9x माइनस नाइन, ठीक है। तो यानी यहाँ से 2x जो है ये हो जाएगा आपको कितना, 46 हो जाएगा, x का वैल्यू 23 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो है एवरेज एज ऑफ द टीम कितना हो जाएगा, 23 ईयर्स हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आएंगे, यही लेवल रहेगा, ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ द टीम पता चल गया 23 ईयर्स होगा। एवरेज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है ग्रोसरी स्टोर परचेजेज फ्लोर, आटा खरीदता है 12 रुपया, 15 रुपया और 18 रुपया पर किलोग्राम इन 3 कंजिक्यूटिव मंथ, 3 कंजिक्यूटिव महीने में, ठीक है। कह रहा है इफ द स्टोर स्पेंड ₹6,000 ईच मंथ। अब देखो 3 महीने लगातार महीने में आटा खरीदता है 12 रुपया पर केजी, 15 रुपया पर केजी, 18 रुपया पर केजी, ठीक है। और ईच मंथ स्टोर कितना स्पेंड करता है, 6,000 6,000 6,000, यानी टोटल 18,000 रुपया स्पेंड करेगा 3 महीना में, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ फ्लोर आफ्टर द 3 मंथ्स। तो 3 मंथ के बाद जो एवरेज कॉस्ट पर किलोग्राम क्या होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ फ्लोर कंज्यूम इन 3 मंथ्स निकाल लेंगे, कितना क्वांटिटी कंज्यूम हुआ। देखो 6,000 क्या है उसका प्राइस है, ठीक है, 6,000 ईच मंथ कॉस्ट लगता है। तो पहला मंथ में कितना हो जाएगा उसका कॉस्ट पर, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मंथ में कितना हो जाएगा, दूसरा मंथ में प्राइस 15 रुपया पर केजी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और तीसरा महीना में प्राइस क्या है, 18 रुपया पर केजी है, ठीक है। तो इतना केजी क्या हो जाएगा, तीनों मंथ में उसका फ्लोर हो जाएगा, इतना आटा है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा टोटल क्वांटिटी जो है अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1233.33 केजी, ठीक है। अब ये इतना केजी आ गया और टोटल इतना रुपया उसको लगता है, स्पेंड करता है, तो एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा। इस टोटल 18,000 में से क्या होगा, हम लोग डिवाइड कर देंगे जितना अमाउंट ऑफ फ्लोर है 3 महीने में, जो कि 1233.33 है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपको 14.59, मतलब इतना जो है ये एवरेज कॉस्ट है फ्लोर का पर केजी, ठीक है, 3 महीने का एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एजेस पे, ठीक है। इसमें कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ ए मदर इज 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। तो मान लेते हैं उसके जो डॉटर का एज है, प्रेजेंट एज जो है उसके डॉटर का वो क्या है, एक्स ईयर्स है। तो उसकी मदर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, कह रहा है 3 ईयर मोर, 3 ईयर ज्यादा देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर। तो 3x+3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब कह रहा है 3 ईयर हैंस, हैंस मतलब होता है 3 साल बाद, तो इसको कंफ्यूज मत होना, हैंस मतलब बाद होता है, ठीक है। 3 ईयर हैंस द मदर एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द डॉटर। मतलब जो है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जो मदर का एज है, तो मदर का एज 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3x+6 हो जाएगा। ये 10 ईयर ज्यादा है देन ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर, तो डॉटर का एज x+3 हो जाएगा 3 साल बाद, ठीक है। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 3x+6 इज इक्वल टू 10+2x+6 हो जाएगा। देखो ये जो है आपको 6 से 6 चला गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 10 रख दो, 33 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 33 ईयर्स विल बी द आंसर। चलो गाइज आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो होपफुली आपने जितने मैंने अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम करवाए आपको एंजॉय किया होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में लेवल यही रहेगा, ठीक है, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं रहेगा, आपको मॉडरेट लेवल रहने वाला है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। उसमें भी जो एजेस परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन है थोड़ा इजी लेवल ही रहेगा।
बाकी इसके अलावा प्रोबेबिलिटी भी आजकल प्री में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना। इसके अलावा जो आपका की टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, तो भाई आपका सदाबहार टॉपिक है, तो इसके कॉन्सेप्ट आपके 100% क्लियर होने चाहिए। इसके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सब कोर टॉपिक है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क है, जिसका बहुत वेटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। ये सब ऐसी चीजें जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस जो है वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे तो सारे ही टॉपिक जरूरी है, लेकिन ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब और भी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा तो आपको जो मिक्सर एलिगेशन है, पाइप एंड सिस्टर्न है, पार्टनरशिप है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिक्सर एलिगेशन के आने वाले सेशन में मैं कराऊंगा, पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन में कराऊंगा। तो जो भी टॉपिक आज बच गया है वो नेक्स्ट टाइम जब अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें मैं कराऊंगा उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो मिक्सर एंड एलिगेशन है। इसके अलावा आपका ट्रेन, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी, तो आजकल प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन अच्छे से आप कर लेना। इसके अलावा जो है मेंसुरेशन के भी भाई अच्छे क्वेश्चन रहते हैं और इजी क्वेश्चन रहते हैं। इसके जो प्रीलिम्स में इजी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मेंस में भी इसके क्वेश्चन थोड़े इजी रहते हैं, तो मेंसुरेशन को आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके प्री मेंस में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गाइज इसके अलावा और भी जो बचे टॉपिक है वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। तो अब आपका जो है फोकस होना चाहिए, प्रीलिम्स पे भी थोड़ा फोकस एक्स्ट्रा करो, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपके पास 2 हफ्ते से कम टाइम रह गया एसबीआई पीओ का, ठीक है। आईपीएस पीओ भी 1 महीने आपके बचे हैं, तो फोकस करो स्पीड पे, अपनी स्पीड पे वर्क करो और एक्यूरेसी पे वर्क करो, क्योंकि प्रीलिम्स में भाई 1 घंटे में हमको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तीनों सब्जेक्ट के, ठीक है। और क्वांट के 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 20 मिनट में, तो मेक श्योर आपकी स्पीड अच्छी रहे। तो गाइस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी मैं डीआई और कैसलेट को कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं इसकी और भी वीडियो लाऊंगा। तो जो भी आपका मॉडरेट लेवल पूछता है डीआई और कैसलेट, उसके मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जो रियल एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के और भी मैं वीडियो लाऊंगा, जो अच्छे अच्छे हाई लेवल, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, उसको भी बताऊंगा अप्रोच स्पीड में कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बाकी नंबर सीरीज है, या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और या अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन है, तो इसके लिए भी वीडियो लाऊंगा। इसको आप फास्ट सॉल्व कैसे कर सको, क्योंकि इसको जितना फास्ट सॉल्व करोगे उतना टाइम आप ज्यादा डीआई, कैसलेट, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को दे पाओगे, और हायर चांस है इसके जो क्वेश्चन होंगे, मोर देन 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहेंगे, डीआई, कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ दोनों में। तो गाइस चलो, होपफुली आज आपने सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो आने वाले टाइम में प्रीलिम्स और मेंस की भी बहुत सारी क्वांट की वीडियो आने वाली है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। जितने एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है आने वाले टाइम में उसकी भी मैं प्रैक्टिस वाली मेंस की, प्रीलिम्स की वीडियो लाऊंगा। तो इस बार जो है मेंस में मैथ में अच्छा स्कोर करना ही करना है, प्री में भी अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन लेके रखना है, ठीक है। चलो गाइस, अब अपनी पढ़ाई की रफ्तार बढ़ाओ और ज्यादा एफर्ट लगाओ, टाइम इज नियर, एग्जाम का अब समय बिल्कुल नजदीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हाई लेवल सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। और जितना हो सके अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ बचे हुए दिन में। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।